हमने लास्ट क्लास में आप लोग को साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी बताया था। तो साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी में आज आपको क्वेश्चन दे रहे हैं ऐसे सिंपल सा, और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरस आयन कॉमा मर्क्यूरिक आयन। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरस आयन। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरस आयन, है ना। मर्क्यूरस समझते हो मर्क्यूरस क्या है? हाँ ठीक है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरस आयन कॉमा फिर मर्क्यूरिक आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरस आयन कॉमा मर्क्यूरिक आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड। मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरिक आयन एंड concentration of chloride. When calculate concentration of mercurous ion comma mercuric ion and concentration of chloride when mercurous chloride and mercuric chloride solids, when mercurous chloride and mercuric chloride solids, mercurous chloride and mercuric chloride solids are added in water. When mercurous chloride and mercuric chloride solids were added in water, है ना दोस्त। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होगा, आपको पता है ये स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो मर्क्यूरस क्लोराइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड दोनों सॉल्युबल होना शुरू हो जाएंगे। तो मर्क्यूरस क्लोराइड जब सॉलिड सॉल्युबल होता है तो कैसे होता है? स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, कल ही आपको बताया जा चुका है। क्या आएगा? Hg+2 एक्वस और साथ में 2Cl- और दो साइमल्टेनियसली इसमें मर्क्यूरस क्लोराइड भी तो सॉल्युबल होगा, Hg2Cl2। और ये कैसे होता है भैया? हाँ, तो कल आपको बताया था कि मर्क्यूरस वाला ऐसे होता है, ठीक है दोस्त। ये भी तो ऐसे ही बनेगा। बस हो गया। आप दोनों की सॉल्युबिलिटी नए इक्विलिब्रियम पे सपोज करो S1 एंड S2 है रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही क्यूब रूट टाइप से जो भी आपने कल किया था उसी का हेल्प लेके आप बना सकते हो ना भैया, है दोस्त। तो जो भी है इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S1 है तो इसकी जगह क्या लिखोगे? 2S1। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S2 है तो इसकी जगह क्या लिखोगे? 2S2। लेकिन Cl- तो कॉमन है पूरे उसमें, 2S2 आएगा और ये क्या आ जाएगा? 2S1। तो दोस्त बस इसमें आप कर लो दोनों का Ksp1 और Ksp2 लिखना। देखो प्योर सॉलिड के नीचे हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि हमको पता है उसका मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को इन्वॉल्व करने के बाद ही तो Ksp1 और Ksp2 की वैल्यूज हमें गिवन होती हैं। हाँ दोस्त बहुत बढ़िया। तो Ksp1 जब लिखोगे तो Ksp1 आपने लिखा होगा, वो जो बताया था ना आपको सबसे पहला तरीका कि पहले आयंस लिख दिए जाते हैं Hg+2 ऐसे करके और Cl- का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा S1 इंटू 2 टाइम्स S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो दोस्त, नहीं तो गलत कर दोगे तुम लोग। होपफुली तुम लोग ऐसा ही कर रहे होगे, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बहुत बढ़िया दोस्त। Ksp2 ऐसे ही लिखोगे जब, तो वो आ जाएगा मर्क्यूरस आयन Hg22 प्लस, और क्या आ जाएगा भैया? Cl- का यहाँ भी स्क्वायर आएगा। बहुत अच्छे दोस्त। तो हो जाएगा S2 इंटू ऐसे 2 टाइम्स S1 प्लस S2 और इस 2 टाइम्स जो S1 प्लस S2 है इसका होल स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना, ऐड करके आप लोग निकाल लोगे जो भी निकालना है आपको, है ना दोस्त। Ksp1 प्लस Ksp2 कर दो और यहाँ से आपको वैल्यू निकल आएगी। हमको आंसर बताना तुम, जिससे कि आप कुछ और आगे कंटिन्यू कर पाए। Ksp1 प्लस Ksp2। बहुत बढ़िया दोस्त, ठीक है 4 आ गया वो। तो अगर हम आपसे पूछे हमको Cl- का कंसंट्रेशन बता दो, और Cl- के कंसंट्रेशन की वैल्यू एक्चुअली में कंसंट्रेशन Cl- के कंसंट्रेशन की वैल्यू 2 टाइम्स S1 प्लस S2 है, तो जो बताओगे हम वही लिखेंगे। कोई बताएगा इसमें क्या आएगा? कोई बताएगा? कोई नहीं बताओगे? वही जो आपको पिछली क्लास में बताया था तुम लोगों ने, 2 बाहर रखोगे और फिर क्यूब रूट लगाओगे, यही तो करते हो। और अंदर क्या आता है?
KSP1 प्लस KSP2 अपॉन 4 आएगा। किसी को डाउट है इसमें? क्यूब रूट है ऐसे करके और 2 टाइम्स लगा दिया। और दोस्त अगर तुमने ये निकाल दिया Cl माइनस, तो क्या आपको पता है यहीं से आप Hg+2 भी निकाल सकते हो, क्योंकि Hg+2 और Cl माइनस का स्क्वायर क्या होता था, KSP1। तो कैलकुलेट किया जा सकता है ना, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन हो तो आप ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी हो गई। हमने आपको सॉलिबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन भी बताया हुआ है ना, बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है, जानते हो भैया? बहुत बढ़िया दोस्त। चलो अब आपको नेक्स्ट चीज बताने जा रहे हैं। अच्छा, जितनी भी सॉलिबिलिटी होती है, हमने बोला सॉलिबिलिटी हमेशा स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए लिखी जाती है। तो जो सॉलिबिलिटी S लिखा जाता है ना, S की वैल्यू हमेशा लेस देन 0.1 होती है। जैसे कोई पूछे इस सॉलिबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो S की वैल्यू हमेशा लेस देन 0.1 होती है। जैसे आप लोग क्या करते थे, हमने बोला स्पारिंगली। अच्छा तुम एक बात बताओ, जितने भी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है, AgCl का सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता था, 10⁻10। सॉलिबिलिटी कितनी होती थी, 10⁻5, 0.1 से छोटी होती थी। solubility, the term solubility product of solubility is defined for sparingly soluble salts only। इसका मतलब यह है कि अगर solubility आपको वैसे ही चेक करनी है तो always less than 0.1 होती है। आपको यूनिट कल बताया था, तो लिख लो solubility for a sparingly soluble salt is always less than 0.1। solubility जो S होती है for a sparingly soluble salt is always less than 0.1। solubility S for a sparingly soluble salt is always less than 0.1। हमेशा ही कम होता है, 0.1 से छोटा होता है ना भैया। सॉलिबिलिटी S वो कोई नंबर नहीं है कि आप सोचो कि पॉजिटिव नंबर हो, मतलब 1 से बड़ा इंटीजर है, कोई रियल नंबर है 1 से बड़ा, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है दोस्त? तो सॉलिबिलिटी S फॉर a sparingly soluble salt is always less than 1। तो ये साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी हो गई। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आप लोग पढ़े हुए हो। हम आपको एक, अब देखो एडवांस की चीजें बताने जा रहे हैं, यही सब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तुमको मिलने में मुश्किल होगी। लिखिए कैलकुलेटिंग सॉलिबिलिटी, कैलकुलेटिंग सॉलिबिलिटी ऑफ अ स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। हेडिंग है ये, हेडिंग है भैया, डिफिकल्ट केस है ये। कैलकुलेटिंग सॉलिबिलिटी ऑफ अ स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट व्हेन वन ऑफ द आयंस फॉर्म्ड। कैलकुलेटिंग सॉलिबिलिटी ऑफ अ स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, calculating solubility of a sparingly soluble salt when, calculating solubility of a sparingly soluble salt when one of the ions formed, calculating solubility of a sparingly soluble salt when one of the ions formed undergoes hydrolysis, when one of the ions formed undergoes hydrolysis, when one of the ions formed undergoes hydrolysis, है ना दोस्त? जब आयंस बनते हैं एक आध दो, तो मतलब उनमें से कोई हाइड्रोलिसिस करने लगे। अभी तक तुम क्या बोलोगे, ये तो आयनाइज करा, जैसे ये है कि जैसे ये सॉल्युबल हो रहा था तो क्या बना रहा था, Hg+2 और 2Cl-, फिर ये दोनों कहीं अलग रिएक्शन थोड़ी कर रहे थे। अब हम आपसे बोले कि ये जो दोनों बन रहे हैं इनमें से कोई आयन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करना शुरू कर दे रहा है, तो बोलोगे अच्छा इसका मतलब पैरेलली एक और रिएक्शन चल रही होगी उसमें, है ना दोस्त? जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में 2-3 रिएक्शन एक साथ बताते थे कि आपने कोई रिएक्शन कराई, उसके प्रोडक्ट बने, और जो प्रोडक्ट है वो फिर से कोई रिएक्शन करने लगा, मतलब बड़ी बड़ी रिएक्शन नहीं होनी शुरू हो जाएगी एक साथ। जैसे पॉलीप्रोटिक एसिड वाले नहीं बोलते थे, पॉलीप्रोटिक एसिड में क्या होता था, एक बार प्रोडक्ट जो बनता था वो फर्दर डिसोशिएट करता था, और जो बनता था वो भी फर्दर डिसोशिएट करता था, डिपेंडिंग अपॉन कितना उसकी किसी एसिड की बेसिसिटी है ना दोस्त? तो वैसे ही आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा अलग केस है ये। लिखिए कैलकुलेट सॉलिबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन के फॉर्म में बताते हैं ना आपको। calculate solubility of, calculate solubility of silver acetate CH3COOAg, CH3COOAg, जैसे CH3COOH लिखते हो वैसे CH3COOAg silver acetate। calculate solubility of silver acetate in pure water, calculate solubility of silver acetate in pure water, calculate solubility of silver acetate in pure water। और आपको गिवन डेटा है, इसका KSP गिवन है और Ka एसिटिक एसिड का गिवन है। गिवन डेटा क्या है, इसका KSP, सिल्वर एसिटेट का KSP गिवन है, और आपको Ka वैल्यू गिवन है एसिटिक एसिड की। अरे डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं जानते हो? अबे आपको ये गिवन है, KSP गिवन है और कॉमा करके वही लिख लो Ka गिवन है एसिटिक एसिड का, ये डेटा गिवन है। तो देखो दोस्त कैसे करते हैं,
तो पहले तो ये लिख लो कि CH3COOAg, जब आपको हमने बोल दिया कि CH3COOAg स्पारेंगली सॉल्युबल है तो आप दिमाग न लगाओ। नहीं कोई बोले सर हमको कैसे पता लगेगा, अरे हमने बता दिया ना आपको, एग्जाम बता के देगा, है ना, कि सिल्वर एसीटेट स्पारेंगली सॉल्युबल सॉलिड है। ठीक है, ये आपको पता लग गया क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है KSP के नाम से, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है। अबे तो जिसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दी गई इसका मतलब अंडरस्टूड है ना भैया कि वो स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। है दोस्त, तो ये आयनाइज करेगा, क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा Ag+, जैसे ही अगर आप इसको पानी में ऐड करोगे तो एक तो बनेगा Ag+, और साथ में क्या बनेगा CH3COO-। लेकिन दोस्त ये प्योर वाटर में है, तो जो CH3CO- है ना फिर से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, बताओ दोस्त, तो फिर से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा ये। तो दोस्त एक बात बताओ, ये जो CH3CO- है और ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करना शुरू करेगा, साइमल्टेनियसली एक और रिएक्शन उसी में चलना शुरू हो जाएगी ना, रुक जाइए, अभी लिखिएगा नहीं, हम जो बता रहे हैं उसको देखो। तो CH3CO- जैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किया करता था जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करते थे कंप्लीटली, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा तो क्या बनाएगा CH3COH, और रिलीज क्या करने का, फर्निश क्या करेगा OH-, एंड ये बोथ रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन अ क्लोज्ड वेसल साइमल्टेनियसली, दोनों रिएक्शन एक साथ होंगी। क्योंकि भैया वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ये जो KSP इक्वेशन है, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म अंडरगोज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो साइमल्टेनियस होगा। जैसे किसी वीक एसिड का, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड का डिसोसिएशन देखते थे, एक बार H3PO4 डिसोशिएट किया, क्या बनाया था H2PO4-, वो H2PO4- फिर जाके दूसरी रिएक्शन शुरू कर देता था, तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, समझ रहे हो भैया। अब तरीका वही है, देखो तरीका वही है, हम आपको थोड़ा सा लेबोरेट करके बता रहे हैं इसको। सपोज करिए, अच्छा प्योर सॉलिड की तो कोई बात करनी नहीं है, प्योर सॉलिड में सपोज करो कोई बोले A-S है, ऐसे मान लो, तो इसको तो लिखना नहीं है क्योंकि प्योर सॉलिड क्या, कल ही आपको बता दिया था, मोलर कंसंट्रेशन क्या लेने होते हैं, 1 लेने होते हैं, क्योंकि जो KSP की वैल्यू गिवन होती है वो केमिस्ट या साइंटिस्ट हम लोग को इस प्योर सॉलिड के कंसंट्रेशन को एब्जॉर्ब करने के बाद देता है ना भैया। KSP की वैल्यू मतलब इनके कंसंट्रेशन को 1 ले लिया जाता है ना, जो इनके कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको उसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो KSP हमें दिया जाता है। ठीक है, उसको तुम्हें कभी ध्यान नहीं देना है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के मोलर कंसंट्रेशन हमेशा 1 लेने, उसका प्रूफ हम दे चुके हैं 1 क्यों लिया जाता है, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू को नए वाले कांस्टेंट में एब्जॉर्ब कर देंगे तो उसकी जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो वैसे हमने लिख दिया, कोई बोले मत लिखो, चलो अच्छा नहीं लिखते हैं, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ठीक है, लेकिन लिखना चाहो तो लिख लोगे। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी थी S, तो कोई बोले सर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी थी S, जब आपने सोचा था कि ये डिसोशिएट नहीं कर रहा है, फर्दर किसी दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे दोस्त एक बात बताओ, जैसे ही एसीटेट बनेगा ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करना भी शुरू कर देगा, बेसिक नेचर है उसका किसी भी सॉल्ट का, तो इसमें से कुछ चला जाएगा S-Y, तो वो S-Y यहाँ भी तो लिखोगे, अरे एक ही सॉल्यूशन में एसीटेट आयन पड़ा है, तो पूरा एसीटेट चाहे इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे चाहे इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, उसके अमाउंट मोल्स इक्वल रहेंगे, तो S-Y लिख दिया। और वाटर तो भाई एक्सेस में होता है, आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ही पढ़ाया था, इसकी जगह तुम चाहे 55.55 रखो, क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो हो रही है वाटर को थोड़ी पूरी आयनाइज कर पाएगी, याद है आप लोगों को, वाटर की जगह कुछ नहीं लिखते हैं, लिखना चाहोगे तो उसको कांस्टेंट हमने बताया भी था, अगर आप यहाँ लिखोगे तो वो जब KW/KA आता था उसमें एब्जॉर्ब हो जाता था कि नहीं भाई, आपको याद करना पड़ेगा, वो जो हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था उसमें हमने बोला था आप वाटर ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, ठीक है भैया। इसकी जगह क्या बनेगा, क्या Y और Y बनेगा, अबे S में से अगर Y चला गया तो Y और Y तो बनेगा, समझ में आ रहा है। कोई बोले पहली इक्वेशन में KSP अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, KSP जब आप लिखते हो पहले वाले का, क्योंकि स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तभी KSP लिख सकते हो, तो उसकी वैल्यू पहले वही आयंस लिखे जाते हैं, ये तरीका है, टिकेट्स होते हैं जो बताए थे कल आपको, नहीं तो फिर 4s³ करोगे कहाँ, ये था ना 4s³ वाला देखो दोस्त, अरे दिल पे ना ले लेना, ऐसे ही कह रहे हैं, कल तुम 4s³ कह रहे थे ना, देखो S इंटू, हाँ तो ये अगर ये नहीं लिखोगे तो 4s³ चलेगा, S इंटू S-Y आएगा दोस्त, ये S है Ag+ और S-Y एसीटेट। कोई बोले सर ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KH, उस KH की वैल्यू क्या लिखते हो, KW/KA लिखते हैं, और Ka हमको पता होता है एसिटिक एसिड का Ka है, और उसकी वैल्यू आप इसके हिसाब से क्या लिखोगे, पहले लिख लो कि एसिटिक एसिड न्यूमरेटर में आएगा
और न्यूमरेटर में ही OH माइनस भी तो आएगा भैया, ये वाला प्रोडक्ट साइड जो है वो सारे के सारे न्यूमरेटर में आते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या आते हैं दोस्त, CH3CO माइनस आएगा, और ये CH3CO माइनस जो है वाटर नहीं लिख रहे हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, पक्का हम प्रूव करके दिखा चुके हैं, KW/Ka की वैल्यू चाहे अगर वाटर लोगे तब भी वही आएगी, कुछ भी कहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या, यहाँ पे क्या है, y ऐसे करोगे, y और y अपॉन s माइनस y। दोस्त एक बात बताओ, KSP गिवन है, KW/Ka गिवन है, s और y दोनों अननोन है, दो इक्वेशन दो अननोन, अगर डेटा गिवन है सॉल्व कर सकते हैं, बताओ दोस्त, अगर डेटा गिवन है तो सॉल्व नहीं कर लोगे। इसका मतलब यह है कि हम किसी स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी तब भी निकाल सकते हैं जब वन ऑफ द आयंस फॉर्म्ड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस और वन ऑफ द आयंस फॉर्म्ड टेक पार्ट इन अनदर रिएक्शन, किसी दूसरी रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर रहा है, लकीली अभी कुछ और भी कर सकता है, हो सकता है कोई और रिएजेंट पड़ा हो उसके साथ वो कंबाइन करने लगे। समझ में आ रहा है दोस्त, क्लियर है। जैसे अभी हम इसे बफर में कराने जा रहे हैं इसको, जैसे हम तुमसे बोल दें कि जो एसीटेट बना है, सुनो, अगर प्योर वाटर में लिया है, हमारी बात सुने, हमने प्योर वाटर में लिया ना, क्वेश्चन सुन तो लो, तो प्योर वाटर में लिए हो तो आयनाइज कर रहा है ये, और प्योर वाटर में एसीटेट क्या करेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो एसीटेट क्या करेगा, वाटर से बोलेगा भैया थोड़ा बहुत H+ हमको दे दो, क्योंकि वाटर थोड़ा सा H+ OH माइनस रिलीज करता है ना भाई, तो इसलिए वाटर से थोड़ा सा H+ ले पाएगा, बोलेगा हम प्राउड है कि भाई एसिटिक एसिड वीक एसिड है, उसके कंजुगेट बेस हम स्ट्रांग है। लेकिन अगर वाटर ना होता, कोई एसिडिक मीडियम होता, तो ये वाटर से H+ नहीं लेता, उस एसिड से H+ लेके आगे बना देता। अरे इसको एसिटेट क्या है, उसको क्या है कि हम बेस हैं, उसको क्या चाहिए, H+ चाहिए, तो H+ देने वाला अगर ज्यादा इंटरेस्टेड है देने में, जैसे कि वाटर है, वो बोलेगा हमारी लिमिट है 10⁻⁷ 10⁻⁷ देने की, लेकिन अगर आपने लिया हुआ है एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में ज्यादा H+ मिल जाएगा ना उसको, तो कोई दूसरी रिएक्शन नहीं होने लगती, वो अभी हम कराने जा रहे हैं। पहले ये समझ में आ गया आपको, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसको कॉपी कर लीजिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, बाकी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का रोल है, अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिवाइज करके तो आना ही पड़ेगा दोस्त, नहीं तो कैसे कर पाओगे। हमने बोला है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट चीजें चल रही हैं, आयनिक का बेसिक्स हो गया है। अच्छा आयनिक के क्वेश्चंस तुम लोग हो रहे हैं भैया, कभी सॉल्व किए उसके, पैकेज के डिफिकल्ट है ना, बाकी वाले हो रहे हैं जो सप्लीमेंट्री है। अरे उसमें 630 क्वेश्चन कोई बता रहा था, अरे 100 200 300 हुए कुछ, कितने हुए, कितने सारे, अच्छा पार्ट 3, और किसी से कुछ हुए, हाँ जो हम, चलो कोई बात नहीं, मतलब उसके हो रहा है ना, बाकी हम एक दिन डिस्कस कर लेंगे। देखो ऐसा ही चलता रहे, तुम लोगों ने क्या किया, गैसियस के भी डिस्कस किए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम भी किया है, आयनिक भी किया है, कम से कम आप जितने चैप्टर्स चल रहे हैं तो साथ साथ क्वेश्चन भी तो लगाते चल रहे हो, तो अगर आप 50% क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, और पक्का इसी से, ऐसा ही तो होता है स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना, है ना दोस्त, करते रहो, छोड़ना नहीं कोई भी, और डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है, जल्दी करो। करोगे तभी तो डाउट क्लास रखेंगे, अब करोगे ही नहीं क्वेश्चन तो कैसे डाउट क्लास में बताएंगे। ये कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट चीज आपको बताते हैं। हो गया, चलिए हेडिंग लिखिए, कैलकुलेटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, हेडिंग है ये, कैलकुलेटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर एसीटेट, लिखो, कैलकुलेटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर एसीटेट, कैलकुलेटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर एसीटेट, कैलकुलेटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर एसीटेट इन ए पार्ट लिखो, ए पार्ट लिखिए, अरे क्वेश्चन का पार्ट है ये, इन प्योर वाटर, और बी पार्ट लिखो, कैलकुलेटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर एसीटेट, ए पार्ट है इन प्योर वाटर और बी पार्ट है इन
an acidic buffer solution of pH in an acidic buffer, A part है in pure water और B part है in an acidic buffer solution of pH 2, in an acidic buffer solution of pH 2, ठीक है भैया, pH 2 है, इसमें निकालना है। अब देखो दोनों में ही रिएक्शंस अलग अलग होंगी, तुम बोलोगे सर बफर वाला तो आपने बता दिया, हम डेटा भी दे रहे हैं ना आपको। लिखो गिवन KSP of silver acetate is equal to 10 power minus 8, given KSP of silver acetate, given KSP of silver acetate is 10 power minus 8, 10 की पावर माइनस 8 है ना, 8 और लिखो Ka of acetic acid, Ka of acetic acid कैलकुलेशन के लिए उसको ले लो 2 into 10 power minus 5, Ka of acetic acid is 2 into 10 power minus 5 है ना भैया। अबे कैलकुलेशन के लिए ले लो, अब तुम जिद बढ़ गए 1.8 लेंगे, अरे कल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो कि नहीं, डेसिमल ले लेके परेशान रहोगे। बहुत प्यारा दोस्त, हाँ ठीक है चलो, हाँ वो सही कह रहा है, लेकिन इसको अलग तरीके करो है ना भैया। तो एक बात बताओ दोस्त, ए पार्ट में तुमको तो कोई इशू होगा नहीं मेरे ख्याल से, बोलोगे सर ये तो हमको पहले ही पता है, अरे यहाँ वैल्यूज पुट करो, काम खत्म, KW/K होने को हो सकता है ना ये ए पार्ट, डेटा वेटा पुट करोगे, 10 पावर माइनस 8 इज इक्वल टू S इंटू S माइनस वाई करोगे, नहीं करोगे? और ये ऐसे करके जल्दी करो, y स्क्वायर अपॉन S माइनस वाई, सॉल्व मत करना, बस इक्वेशन लिख लो, सॉल्व मत करना, इसको सॉल्व मत करना, ए पार्ट को, ए पार्ट ऐसे ही तो करोगे, सॉल्व मत करना इसको, ऐसे लिखो 10 पावर माइनस 8, हम ऐसे लिख दें 10 पावर माइनस 8 इज इक्वल टू S इंटू S माइनस वाई आ जाएगा, और ये दूसरा वाला क्या भैया, 10 पावर माइनस 14 अपॉन 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, यही आएगा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन S माइनस वाई। कुछ नेग्लेक्ट मत करना, अभी चलने दो ऐसे ही, ठीक है। कोई बोले सर ये क्वाड्रेटिक और, ठीक है उसको छोड़ दो, हम कुछ कह नहीं रहे हैं, अभी ऐसे ही रहना, ठीक है दोस्त, इतना क्लियर हो गया, ये सॉल्व हो जाएगा। बी पार्ट कराना हमारा मेन पर्पस था, ए पार्ट वाला तो ऐसे छोड़ दिया हमने, आगे एग्जाम में आएगा तो डेटा ऐसा रहेगा तो सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। बी पार्ट क्या है थोड़ा उसको ध्यान से देखिएगा, हम इसे एडिट नहीं करेंगे, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, ध्यान से देखो, बी पार्ट क्वेश्चन का बी पार्ट ये है कि इधर देखो सिल्वर एसीटेट, थोड़ी देर देखिएगा और सोचिएगा कि क्या करना चाहते हैं हम आगे, तुम लोग सोच लो कि तुम ही कर रहे हो इसको, Ag प्लस और एसीटेट बन रहा है। अच्छा एक बात बताइए, एसीटेट की अभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही थी, जब प्योर वाटर था, तो अब प्योर वाटर नहीं है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन का मतलब हमेशा हमेशा पीएच की वैल्यू क्या हो गई है, 2 रह गई है। H प्लस की वैल्यू क्या है, 10 पावर माइनस 2, H प्लस हमेशा रहेगा। कोई बोले कुछ खत्म भी हो गया H प्लस, तब भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, अरे तब भी वही रहेगी, क्योंकि बफर है ना, बफर का मतलब उसका पीएच कभी चेंज नहीं होगा, बफर का मतलब ये है उसका H प्लस का कंसंट्रेशन हमेशा उतना ही रहना है, उसको चेंज नहीं होना है। समझ में आ गया दोस्त, यही तो बफर इसी के लिए पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो एसीटेट जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर रहा था, एक तरह से बैक कर रहा था H2O से, भैया थोड़ा सा H प्लस दे दो हमको, तब हम ये एसीटेट कन्वर्ट होकर एसिटिक एसिड बन जाए। अब वो बोलेगा हमारे पास पहले से ही क्या पड़ा हुआ है, एक बफर सॉल्यूशन, तो CH3CO माइनस अब वाटर से रिएक्शन ना करके इस H प्लस से रिएक्शन करेगा, और ये H प्लस एसिडिक बफर की वजह से हमेशा 10 पावर माइनस 2 मेंटेन्ड है, ऑलवेज इसकी वैल्यू यही रहेगी, क्योंकि बफर है ये, बफर का पीएच कभी चेंज नहीं होता। आपको प्रूफ दिया हुआ है कि अगर कुछ भी कर लो, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड भी ऐड कर दो, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी ऐड कर दो, तब भी 0.1 यूनिट 0.2 यूनिट का चेंज होता था। तो भैया अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये वाली रिएक्शन दूसरे क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में क्या डायरेक्टली ये रिएक्शन लिखना सही है, रादर राइटिंग ये वाली इक्वेशन इन प्लेस ऑफ ये इक्वेशन, करेक्ट है लेफ्ट वाली, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में ये वाली इक्वेशन ट्रू है। शाइन तो नहीं कर रहा है बोर्ड, ठीक है दोस्त, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अगर अब हम लोग पहले इक्वेशन पे आएंगे, फर्स्ट वाली में, सुनो तो ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया चीज है ये। अच्छा जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते थे
उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग बोलते थे वेरी हाई। वेरी हाई का क्या मतलब होता है? रिएक्शन पूरी हो गई ना? समझ में आ रहा है? पहले वाले इक्वेशन में अगर आप लिखोगे इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, तो ये भी क्या आएगा? एस। रुकिए, हमारी बात सुनिए। केएसपी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 10 पावर माइनस 8। के की वैल्यू कितनी गिवन है? अच्छा, अगर हम आपसे पूछे 1/Ka की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 पावर माइनस 5 जो आप लोग बोल रहे हो, या इसकी वैल्यू 5 इंटू 10 पावर माइनस 4। अच्छा, 4 आएगी। 5 इंटू 10 पावर मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू है। अच्छा, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या लिखोगे? केएसपी आता है। इस केएसपी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं बे? क्या Ag प्लस इंटू CH3CO माइनस लिख सकते हो दोस्त? और मेरे भाई एक बात बताओ, ये इक्वेशन का एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन का उल्टा लिखा हुआ है। एसिटिक एसिड डिसोशिएट करता है तो क्या बनाता है? H प्लस और एसिटेट, है ना? लेकिन ये तो रिवर्स लिखी है, तो क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/Ka होगा? फिर साले नहीं बता रहे। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसका अगर आप लिखोगे प्रोडक्ट में क्या आएगा? CH3COH, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? आएगा H प्लस इंटू CH3CO माइनस। ध्यान से देखिए, अभी रुक जाइए, फिर से सुन लो। तुम बोलोगे सर यहाँ तो आपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा था KW/Ka, KH लिखा था, तो भैया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही थी तभी तो लिखोगे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में यही तो लिखने का ट्रेंड है, बताया हुआ है। ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस थोड़ी हो रही है यार, ये क्या है? एक बेस है, ये क्या है? एक एसिड है। इन दोनों की रिएक्शन हो रही है, क्या बन रहा है? एसिटिक एसिड। कोई बोले ये रिएक्शन कितनी ज्यादा जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में? बोलोगे बहुत ज्यादा जाएगी, क्योंकि एसिटिक एसिड जो डिसोशिएट करता है वो कितना डिसोशिएट करता है? 2 × 10⁻⁵ डिसोसिएशन कांस्टेंट से बहुत कम होता है। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन बहुत कम होता है, लेकिन उसको रिवर्स कर दो तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं समझे? किसी रिएक्शन को अगर हम लोग रिवर्स कर देते हैं उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो जाता है। तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है 2 × 10⁻⁵, उसको रिवर्स करके लिखोगे तो 1/2 × 10⁻⁵ हो जाएगा। और ये एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन का उल्टा ही तो लिखा है। इसका मतलब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को देख के नहीं समझ में आ रहा है? ये रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी की पूरी चली जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? पूरी इतना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का थोड़ी होता है। लिखते थे डिसोसिएशन कांस्टेंट वेरी हाई मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन पूरी की पूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई है। तो दोस्त एक बात बताओ, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी थी S, शुरुआत में यहाँ भी क्या रहा होगा? S, वही S इसमें इन्वॉल्व हुआ, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है तो पूरा का पूरा फॉरवर्ड चला गया होगा। इस S की वैल्यू क्या होगी? 0 लिखा नहीं जाता किसी इक्वेशन में, इसलिए लिख देते हैं मान लो Y, और हम बोल देते हैं Y टेंडिंग टू 0, क्योंकि किसी इक्वेशन में 0 नहीं लिखा जाएगा ना भैया। बोल दिया बहुत कम वैल्यू, y की वैल्यू 10⁻⁷, 10⁻8, 10⁻9, 0 के आसपास ही तो कही जाएगी, तो इसको बोल दिया y। तो ये क्या बन जाएगा? s, इसकी जगह क्या रहेगा? y। थोड़ा ध्यान से देखना दोस्त, सेकेंड वाली रिएक्शन पूरी की पूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जा रही है। इसका मतलब ये H प्लस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कितना? 10⁻²। तो लिमिटिंग कौन है? एसिटेट, क्योंकि स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट वैसे ही बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में इसको और इसको बनाता है। अरे बहुत थोड़े अमाउंट में बनाता ना इन दोनों को, और जो ये एसिटेट बना है वो पूरा का पूरा रिएक्ट कर जा रहा है, क्योंकि बफर मीडियम में डाला है। पूरा H प्लस उसको कंज्यूम कर जाएगा, तो कंज्यूम करके बनाएगा क्या? एसिटिक एसिड बनाएगा। समझ में आ रहा है दोस्त? तो क्या ये रिएक्शन पूरी चली जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में? तो बस खत्म हो गया। ये एसिटिक एसिड जो लिखा है आपने 5 × 10⁻⁴, रुक जाना अभी, सॉरी +4, इसकी वैल्यू ये क्या है? S, और इसकी वैल्यू नीचे हमेशा 10⁻⁻², और इसकी वैल्यू y। एक इक्वेशन ये आ जाएगी S और y में, और एक इक्वेशन ये आ जाएगी S × y। फिर से सुनो, कोई बोले S यहाँ कहाँ से आ गया? अबे जो लिमिटिंग रहा होगा एसिटिक एसिड, ये सॉरी एसिटेट बना था पहले, S था ये S था ना S। तो जब ये S था
तो ये भी H था, पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस में लिखा हुआ है H+, बफर मीडियम है ना, पूरा का पूरा सॉल्यूशन बफर है, तो इसको पूरा कंज्यूम कर जाएगा। क्या बना देगा? S। जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है तो इसका भी क्या होगा? 1 S बनेगा। इसकी जगह पे क्या बचेगा? 0। उस 0 को 0 ना कह के y लिख दे रहे हैं। y की वैल्यू अभी आएगी, देखना y की वैल्यू 10⁻⁷ -8 ऐसे कुछ आएगी, बहुत कम आएगी, तो 0 ही तो कहोगे। आयन से एक आध दो आयन पड़े होंगे तो उनका कुछ तो वैल्यू होगी, इसलिए 0 टाइम। क्या अब आराम से ये सॉल्व हो सकता है? S और y में, S और y में दो इक्वेशन है, S into y 10⁻⁸ है, S upon y की वैल्यू 5 into 10⁴ है। समझ में आ रहा है दोस्त? तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा है y की वैल्यू बहुत कम है। कैलकुलेट करके बताओ, अपने आप निकाल के बताओ, फिर हम बताते हैं। किसी को कुछ पूछना हो इसमें पूछ लो। अभी डिफिकल्ट केसेस चल रहे हैं, ये मिलेंगे नहीं ऐसे बुक्स में, थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखना होता है, एडवांस वाले हैं ये सब इसीलिए तो रुक के बता रहे हैं इसको कि भाई मिलेंगे नहीं। किसी को कुछ पूछना हो, रिपीट करना हो, बता देना, नहीं तो फिर हम आगे चल के बता रहे हैं। अब किसी को ये ना पूछने लगना भैया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है, पढ़ाया हुआ है वो सब, फिर से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं बताएंगे ना यार। हमको S और Y की वैल्यूज बताओ, अगर आपको गिवन है ये तो नहीं कैलकुलेट कर सकते क्या? 10⁻⁸ रुक जाओ, छोड़ दो, कैलकुलेट मत करो, डेटा थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हमने दे दिया है, लेकिन कैलकुलेट हो जाएगा। डेटा हमने एक्चुअली KSP उसका जो दिया है थोड़ा अजीब सा दे दिया कैलकुलेट, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा ना कैलकुलेशन लायक वो दे देंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आंसर आ जाए, ठीक है? अरे ऐसे कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, कैलकुलेट हो जाएगा दोस्त बहुत बढ़िया दोस्त। एक मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन हम आपको कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रिया पढ़ाने जा रहे हैं, लिख रहे हैं, इसको लिखो बे, नाम ही नहीं समझ पा रहे हो, हम लिख देते हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्सेशन, हाँ है? ये खराब नहीं होने देंगे, घबराओ नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आ गया भाई इसमें? खराब हो गया, खराब क्या रहे उसमें, नाम ही कॉम्प्लेक्स है, सब साला वर्चुअल होता है, आई वर्चुअल, I² = -1 लो 1 + ω + ω², ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वही ठीक है, और वो भी अपना अलग, मैथ की अलग ही ब्यूटी होती है भाई है क्या उसमें आर्गुमेंट भी तो निकालना होता है Z bar is equal to 1, Z bar is equal to 1, यही तो होता है। लाइन की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, उसमें सर्कल की होती है ना, चलो अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रिया या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इक्विलिब्रिया, हेडिंग लिखो। ये जो आपको पढ़ा रहे हैं इसका लास्ट पार्ट है और काफी डिफिकल्ट है, ध्यान से देखना इसको। फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे दूसरी चीजें, मतलब थोड़ा सा भी इंडिकेटर शुरू करने वाले हैं, पहले इसको लिखो। नहीं एक और चीज है बता दें, नहीं तो फिर कोई क्वेश्चन, अगर आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन के लिए हम टाइट्रेशन तो है ही है, अभी पढ़ाएंगे ना। चलो इसको जल्दी करो। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रियम का प्लूरल होता है ये इक्विलिब्रिया, है ना? सिंगुलर प्लूरल जानते हो कि इंग्लिश पढ़ना छोड़ दिया? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इक्विलिब्रिया है दोस्त। फिर टी शर्ट पहन के आगे दो, एसी के नीचे बैठता भाई, ढेर तो देखो इसका, कुरकुरे की शक्ति, पॉलिथीन होती है उसमें, चिप्स खाया करो, ऑर्गेनिक खाया करो, फ्रूट्स खाता है साधु। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इक्विलिब्रिया है ना दोस्त। तो इसमें हम लोग ये बता रहे हैं, लिखिए इसमें क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl
कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, इसमें भी A पार्ट और B पार्ट, A पार्ट लिखो, A पार्ट इन प्योर वाटर, B पार्ट, A पार्ट हो गया इन प्योर वाटर, B पार्ट इन 0.1 मोलर NaCl, ये भी कर लोगे, कराए हुए हैं दोनों, नहीं कराए? अरे पिछली क्लास में कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ाया था, बहुत बढ़िया। C पार्ट इन 0.2 मोलर अमोनिया NH3, इन 0.2 मोलर NH3, ठीक है। ये मोस्ट डिफिकल्ट है लास्ट वाला, है ना। सुनो तो, शुरुआत के दोनों तो कराए हैं, गिवन डेटा तो लिख लो, इसमें थोड़ा हिंट तो कर दें। गिवन डेटा लिखो। गिवन डेटा ये है कि Sp ऑफ AgCl, ये जो बोर्ड पे लिख रहे हैं, कि Sp ऑफ AgCl इज इक्वल टू 10⁻⁻10, और एक और चीज लिखनी है कि स्टेबिलिटी ऑफ दिस AgNH3 होल ट्वाइस, और इसके ऊपर प्लस, ये जो पूरा लिखा है पूरा ही लिखना, के, हाँ एक के कॉम्प्लेक्स है स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, है ना। के तो लिखा ही है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इसका, और कॉम्प्लेक्स ये है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। तुम बोलोगे अभी हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा नहीं, कभी ना कभी तो पढ़ोगे ही, आज ही से देख लो क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा मजा आना शुरू हो जाएगा। स्टेबिलिटी, अरे आज नहीं पढ़ोगे कल पढ़ोगे, कभी ना कभी देखना ही है इसको, देखना ही नहीं चाहते हो जिंदगी में। AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट है 10 पावर प्लस 10, ये गिवन है आपको, 10 पावर 10, समझ रहे हो। इसी को थोड़ा एलेबोरेट करने के लिए हमने आपको दे दिया कि अगर ये रिएक्शन होती है कहीं पे Ag प्लस प्लस 2 अमोनिया, रुक जाओ, इसी को स्टेबिलिटी कांस्टेंट को समझाने के लिए लिख रहे हैं बस। अगर कहीं पे ये रिएक्शन हो रही है Ag प्लस प्लस 2 अमोनिया, तो जो बनता है ना AgNH3 होल ट्वाइस ही बनता है, AgNH3 होल ट्वाइस, और इसकी पावर क्या बनता है दोस्त, +1, ठीक है। इसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है 10 पावर 10, समझ में आ गया क्या दिया है आपको। तो जो क्वेश्चन गिवन होगा उसको हम समझा रहे हैं ना, पहली बार तो हम तुम्हें समझाएंगे ही साथ में बैठ के, बार बार थोड़ी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो थोड़ी आएंगे वहां बताने, समझ रहे हो। के स्टेबिलिटी का ये मतलब है, ये पहली बार कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, घबराओ नहीं, कॉम्प्लेक्स को हमेशा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, पूरा पूरा कंपाउंड ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक चैप्टर है डी ब्लॉक में, क्लास 12th में आपको पढ़ाएंगे, ये समझ में आ गया दोस्त। लेकिन क्लास 12th में आएगा, लेकिन अभी देखो क्योंकि IIT में तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ये क्लियर हो गया। ये तो क्वेश्चन है, अभी सॉल्यूशन नहीं लिखोगे क्या। ए बी का सॉल्यूशन हमको बता दो, सी का हम सॉल्यूशन बोर्ड रफ करके लिखने जा रहे हैं, ए बी का आंसर बता दो हमको, ए और बी के सॉल्व करके हमको बताओ, या प्रीवियस क्लास से ही कॉपी पेस्ट मार लो अगर जिसको लगता है। वैसे ये सब करना नहीं चाहिए, कॉपी पेस्ट ना करो, सॉल्व करो, उसके लिए स्पेस करो। सी पार्ट हम बोर्ड पे थोड़ा सा लिखेंगे, तब तक ए और बी आप लोग लिखिए, सॉल्व करो ना, कॉपी भी देखते हैं तुम लोग को। ए पार्ट की 10 पावर -5 आएगी, बहुत बढ़िया, कुरकुरे खतरनाक आदमी निकले यार, 10 पावर -5 बता रहा है, बहुत तेज बता रहा है। दूसरे वाले नहीं बताओगे क्या बे, एक क्वेश्चन करके तुम चिल मार रहे हो। एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा वाला बताओ। फर्स्ट का आंसर 10 पावर -5 आएगा, प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी है ना, तो 10 पावर -5 ही तो आएगा। सर एक बार सेकंड पार्ट रिपीट कर दीजिए। सेकंड पार्ट है 0.1 मोलर NaCl में, AgCl की सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर NaCl में, लास्ट क्लास में कराया था इसको यार, कॉमन आयन है ना वो। -4 नहीं आएगा भैया, कुछ गलत कर रहे हो। सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं हम, जिसमें 0.1 मोलर NaCl है, तो -9 आएगा, 10 पावर -9, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्त, जो लोग 10 पावर -9 कर रहे हो, ठीक है, एक बार जाके थ्योरी भी रिवाइज कर लो, पिछले क्लास वाली। देखो दोस्त, तुम लोग थ्योरी को इतना लाइटली मत लो। तुम्हें एक बात बता दें, तुम लोगों को लगता है सर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं,
हम चाहे डायरेक्टली क्वेश्चन भी करा सकते हैं, लेकिन कोई भी टीचर थियरी क्यों पढ़ाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे हिडन चीजें होती हैं। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन निकली, ये सब अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं। इनसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, इसलिए थियरी पे हम लोग फोकस करते हैं। एक एक क्वेश्चन इसलिए नहीं टाइम सॉल्व करा सकते क्योंकि तुम लोग डेली आ नहीं सकते, और हर एक क्वेश्चन कराने का हमारे पास टाइम हो नहीं सकता। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं करा सकते, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे तो पूरा 1 मंथ सिर्फ एक चैप्टर पे लग जाएगा। तो क्वेश्चन इसलिए आप लोग करो, थियरी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है? और उसके लिए डाउट सेशन तो रोज रहता ही है, मतलब ऑल्टरनेट डेज में, मॉर्निंग से इवनिंग। चलो देखो दोस्त, फिर देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रिया। कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रिया या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इक्विलिब्रिया ये है कि AgCl सॉलिड जब डिसोशिएट कर रहा होता है Ag प्लस में और Cl माइनस में, ऐसे डिसोशिएट करेगा। बहुत ध्यान से देखना बेल, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो इसको? क्यों? ध्यान से देखो, ये ऐसे हो रहा है डिसोशिएट, ठीक है भैया? आपने क्या किया, इसमें 0.2 मोलर अमोनिया डाल दिया बाहर से। ये डिसोशिएट हो रहा था मस्त अपना भाई एकदम बढ़िया से। AgCl कह रहा था ठीक है हम Ag प्लस और Cl माइनस बना रहे हैं। आपने लाके 0.2 मोलर अमोनिया डाल दिया। और दोस्त सुनो तो, 0.2 मोलर अमोनिया, जैसे ही मेरे भाई तुमने 0.2 मोलर अमोनिया ऐड किया, अमोनिया ऐड करते ही इसमें जो Ag प्लस है वो बोलेगा अब हमको मजा आ गया, हम जाके रिएक्शन शुरू कर देंगे। समझ रहे हो दोस्त? Ag प्लस क्या करेगा? बोलेगा अब अमोनिया से कंबाइन करेंगे हम। कंबाइन करेगा, कैसे करेगा? बोलेगा हम 2 अमोनिया पकड़ लेंगे और 2 अमोनिया से रिएक्शन करके क्या बना देंगे? AgNH3 होल ट्वाइस, यही तो बनाएगा, और इसकी पावर +1। ये रिएक्शन आपको दी हुई थी, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो यही दोनों रिएक्शन होंगी। तुमने क्या किया, AgCl सॉल्युबल हो रहा था, उसमें अमोनिया डाल दिया। अमोनिया क्या करेगा? Ag प्लस को कंज्यूम करने लगेगा, तो सॉल्युबिलिटी और बढ़ती चली जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ रहे हो दोस्त? तुम, ये इजी क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअली जेईई एडवांस में 2001 या 2002 के आसपास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5-6 नंबर का। तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर के 40 इयर्स के 50 इयर्स के पेपर्स होंगे, जाके देख लेना। एडवांस में जब सब्जेक्टिव आता था लिखने को, ये लाइन सारी लाइनें लिखने का, तो 5-6 मार्क्स में, पहले 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, 12 मार्क्स के आते थे सब्जेक्टिव। 2-2 पेजेस, एक पेज लिखना होता था। किसको पूरा नहीं पता, आपने एक इक्वेशन लिख दी, इस पे भी रैम करके दे देते थे, ले लो 1 नंबर ले लो, इस टाइप से, जैसे बोर्ड वाले देते थे, स्कूल वाले नहीं देते, 2 स्टेप लिखे हो तो 1 नंबर ले लो, 1 मार्क्स ऐसे। अब आखिरी तक पहुंच जाते थे लोग तो उनको दे देते थे। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कॉपी चेक करने का इश्यूज आने लगा, IITs वाले प्रोफेसर को भी था, एडवांस वाला पेपर भी अब ऑब्जेक्टिव हो गया 2006 के बाद से, लेकिन उसमें भी वो मल्टी वल्टी देने लगे। समझ में आ रहा है दोस्त? ये क्वेश्चन इजी नहीं है, उसको हम थियरी बना के पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा लेबोरेटेड थियरी कर दे रहे हैं, लेकिन सोचो पहले बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता था। डिफिकल्ट अभी भी आता है क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके आता है। ये बहुत पहले सब्जेक्टिव में आया था, उसके बाद उन्होंने IIT एडवांस वालों ने फिर इसी को रेफरेंस लेके इससे इजी क्वेश्चन दिया। तो इसका मतलब जो बहुत डिफिकल्ट आया हुआ उसको सॉल्व करना सीख जाओ, उसको रेफरेंस माने रहोगे तो उससे इजी या उसके लेवल के आसपास आ सकते हैं। ठीक है भैया? तो अपने मन से इसको नहीं बता रहे हैं हम, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्त, इन्होंने बोला ठीक है एक काम करते हैं, Ag प्लस Cl माइनस बन रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ S होगी। लेकिन जैसे ही 0.2 मोलर अमोनिया तुमने ऐड कर दिया, सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ने लगेगी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, सुनो तो, ये Ag प्लस प्रोडक्ट, ये Ag प्लस खुद जाके दूसरे रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करने लगा। तो जब दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगा तो ये इक्विलिब्रियम इसका आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इक्विलिब्रियम तो आएगा, रुक जाएगा, चलो हो गया जितना होना था, ठीक है, पहली रिएक्शन, दोनों रिएक्शन। मान लो उस टाइम इसकी सॉल्युबिलिटी S थी Cl माइनस की, तो कोई बोले सर S तो ये भी बना होगा, S ये बना होगा, लेकिन ये यही इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया होगा। इसकी वैल्यू शुरुआत में कितनी गिवन थी? 0.2। ध्यान से देखना, 0.2 लिखा है, तो 0.2 गिवन थी। तो शुरुआत में ये S बनाया गया Cl माइनस नए इक्विलिब्रियम पे, तो ये भी S बना रहा होगा, ये भी S बना रहा होगा, और 0.2 ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा है। बोलोगे ज्यादा कैसे है? देखो किसी की भी सॉल्युबिलिटी, AgCl की सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में कितनी थी? 10⁻⁵, ये तो निकाले थे कि Sp = S², और S की वैल्यू 10⁻⁵। 10⁻⁵ ऑटोमेटिकली
0.2 से तो बहुत छोटा है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो अमोनिया आपने 0.2 डाला है वो एक्सेस में होगा। मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? अज्यूम करोगे? तो अगर एक्सेस में है और ऊपर से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 पावर 10। तो क्या ये 10 पावर 10 वेरी हाई वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये सजेस्ट कर रहा है कि ये रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई होगी? आपने जितने भी वीक एसिड देखे हैं उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 पावर -2, 10 पावर -3, 10 पावर -4 होते हैं, लेकिन जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड देखते थे हम बोलते थे उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। किसी के भी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 100 से ऊपर होती है, अगर 10 या 100 से ऊपर, हम बोलते हैं 100% हो गई रिएक्शन। अबे तो इसका 10 पावर 10 है भाई, तो पूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई होगी। सबको समझ में आ रहा है दोस्त? तो अगर ये S बना था तो उसी टाइम ये भी S बना होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा S दूसरी वाली रिएक्शन में कंबाइन कर गया होगा और S क्या बन जाएगा ये, क्योंकि अगर 1 मोल ये कंज्यूम हो रहा है तो 1 मोल ये बनेगा, S मोल ये कंज्यूम हो रहा है तो S मोल ये बनेगा। कोई बोले इसकी जगह क्या आएगा? 0। उस 0 को हम क्या लिख दें? Y लिख दें तो चलेगा? और हम मान लेंगे इस Y की वैल्यू 0 है। अप्रोक्सीमेटली Y की वैल्यू जो आएगी वो टेंडिंग टू 0 आएगी। अभी तुम खुद निकाल के देखना, हम इसको सॉल्व कराएंगे क्योंकि जेई का क्वेश्चन है, उन्होंने डेटा बड़ा इजी सा दिया था। सुनिए Y 0 है, फिर से इसको समझा दें एक बार, बताओ कोई डाउट? फिर से समझ लो, डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ दर्द के मारे बैठे रहते हैं, बोलते नहीं साले। इधर देखो, AgCl डिसोशिएट कर रहा था Ag प्लस और Cl माइनस में, ठीक है, तो इसकी वैल्यू S, ठीक है, और जो Ag प्लस बन रहा था वो दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो दूसरे रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट कर रहा था उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेकंड वाली रिएक्शन का इतना ज्यादा है कि वो उस वैल्यू को देख के हमें लग रहा है ये रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई, और इसकी सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में 10 पावर -5 हुआ करती थी, है ना, और अमोनिया जो आपने 0.2 डाला है उसको देख के लग रहा है कि भाई ये एक्सेस में होगा। तो अगर ये S कंज्यूम हो गया है तो अमोनिया कितना कंज्यूम हो गया होगा? 0.2 - 2S नहीं कंज्यूम हुआ होगा। अगर Ag प्लस पूरा का पूरा खत्म हो गया, कोई बोले सर ये लिमिटिंग हो गया, क्योंकि कोई भी स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कितना भी आयनाइज करे है तो स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं ना बन जाएगा वो। समझ रहे हो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये y और ये s बनेगा, y की वैल्यू 0 हम कह सकते हैं। ये पहले s था, ये भी क्या था? s था, तो s पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है, और जितना ये पूरा खत्म होगा तो यही जाके s बनाएगा। समझ आ गया भैया? ये सबको क्लियर है? ये आप बता दो, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं ना? तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, इसका जब KSP लिखोगे, पहले वाले का KSP जिसकी वैल्यू है 10 पावर -10, क्या उसकी वैल्यू s इंटू y आएगा? और 10 पावर 10 जिसकी वैल्यू है उसमें सीधे हम क्या लिखेंगे? AgNH3 होल ट्वाइस, न्यूमरेटर में क्या आएगा? इसकी पावर प्लस अपॉन Ag प्लस इंटू अमोनिया का स्क्वायर आएगा, पूरा लिखना अमोनिया का स्क्वायर। और मेरे दोस्त एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या है? S, नीचे क्या है? Y, और इसके नीचे क्या है? 0.2 माइनस 2S का होल स्क्वायर। बहुत प्यारा दोस्त, 0.2 माइनस 2S का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्त? S लिखना, इसको 5 ना लिख देना, नहीं 25, 2S को 25 लिख के बैठे हो तुम लोग, मन से लिखोगे तो नहीं लिखोगे, ठीक है? तुमसे हम पूछ रहे हैं S और Y की वैल्यूज बताओ, सोचो, देखो भी सॉल्व करोगे बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर टाइप से बन जाएगा। तुमको लगता है जेई वाले डिफिकल्ट कैलकुलेशन देते हैं? ये डिफिकल्ट नहीं है, इजी है ये। अरे एक की 10 पावर -10, एक की 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, 10 पावर 10 और 10 पावर -10, KSP और K इक्विलिब्रियम को मल्टीप्लाई कर दो, देखो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। निकालो इन दोनों इक्वेशन से। अब एक इक्वेशन ये हो गई, S और Y की वैल्यू हमको बताओ क्या आएगा? S और Y की वैल्यूज हमको बताइए, इसमें से सॉल्व करके बताओ। हाँ हाँ ठीक है, हो जाए तो बताना। हाँ पूछो पूछो, क्या पूछ रहा हो? 0.2 माइनस 2S कैसे हुआ सर, ये नहीं समझ में आया। अगर 1 मोल Ag प्लस का कंज्यूम होगा तो इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे अमोनिया के, बताओ दोस्त। तो अगर इसके S मोल कंज्यूम होंगे तो इसके 2S मोल कंज्यूम होंगे अमोनिया के। हाँ यस यस यस। और पहले लिया कितना था तुमने? 0.2 लिया हुआ है ओरिजिनली, तो 2S उसमें से कंज्यूम हो जाएंगे तो बचेगा 0.2 माइनस 2S। यस क्लियर है? यस है। हाँ दोस्त बहुत बढ़िया।
इसको सॉल्व करके हमको बताओ एस की वैल्यू 0.2/3 आ रही है हमको लग रहा है, तुम पता नहीं क्या एस की वैल्यू पूछे हैं बे हम। एस क्या होगा? लो यार, अरे यहाँ से एक काम करो ना, सुनो तो ये y की वैल्यू है y, सुनो इस y को उठा के KSP/S रख दो। अरे पहले वाली इक्वेशन से y क्या आएगा? KSP/S आएगा, KSP/S 3/15 0.2, हाँ 2/30, बहुत प्यारा दोस्त, सही कह रहा है ये, तुम लोग जो भी निकाल रहे हो। अरे एक काम करो ना, यहाँ से पहले वाली इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? KSP/S, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे? KSP/S, तो ये कुल मिला के इक्विलिब्रियम हम लोग सॉल्व भी नहीं कर पाते। K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू S अपॉन KSP/S इंटू 0.2 माइनस 2S का होल स्क्वायर, ठीक है वो भी तरीका है। और KSP को उधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा KSP इंटू K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू S अपॉन 0.2 माइनस 2S का होल स्क्वायर। ये हमारे हिसाब से ऐसा सॉल्यूशन है, तुम कुछ और तरीका भी लगा सकते नहीं। S जब तुमको सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है तो नेग्लिजिबल क्यों ले रहे हो? तो हमने कब बोला 0.1 माइनस S में से S नेग्लेक्ट कर दो? वो जब अकेला प्योर वाटर में होता था तब कह सकते थे, यहाँ तो कई इक्विलिब्रियम एक साथ हो रहे हैं ना, नेग्लेक्ट नहीं होगा। और बिना नेग्लेक्ट किए सॉल्व करके देखो, इसकी वैल्यू आएगी, ठीक ठाक वैल्यू आएगी, 0.2/3 आएगी। नेग्लेक्ट ना करो, नेग्लेक्ट कर दोगे तो आंसर गलत आएगा ना। अगर सॉल्व ना हो रहा होता तब हम लोग करते भी, उसकी वैल्यू एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है भैया। ये कैलकुलेशन इसमें कुछ है ही नहीं। अरे के इक्विलिब्रियम और ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और 1 इज इक्वल टू S अपॉन 0.2 माइनस 2S, ये आ जाएगा दोस्त। और यहां से बस S की वैल्यू आ गई, क्या आ गया? 0.2/3, ये S आ जाएगा। और Y की वैल्यू निकाल दो इससे, 15 इंटू 10⁻⁻10, तो सही था या y टेंडिंग टू 0? 0 ही था वो। बहुत बढ़िया दोस्त, सबसे समझ में आ गया ये। ऐसे कॉम्प्लेक्स वाले इक्विलिब्रियम होते हैं, कॉम्प्लेक्स से डरो नहीं। कॉम्प्लेक्स क्या है वो कहने के लिए कॉम्प्लेक्स है, अगर कॉन्सेप्ट जानते हो आप तो। अच्छा तुम्हारे माइंड में अब चल रहा होगा सर ये क्वेश्चन तो कर लिया, आगे कैसे करेंगे? तो आप देखा करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100, 10⁻3, 10⁻4 है तो इसका मतलब वो रिएक्शन पूरी, सोच लो पूरी हो गई फॉरवर्ड में, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻3 और उससे ज्यादा आ रहा है तो मान लो पूरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई, ठीक है भैया। माइनस लोगे क्या? दोनों पॉजिटिव आ रही हैं। ओह, इनका ये कहना है कि S अपॉन 0.2 माइनस 2S, इसकी वैल्यू आ रही है 1। मल्टीप्लाई करोगे KSP और K इक्विलिब्रियम को तो एक बार -1 लोगे, ऐसा कह रहे हो तुम। -1 से क्या आ रहा है? 0.2 आ रही है, किसकी है वैल्यू? 0.2 हो ही नहीं सकती। 0.2 अगर तुमने कर लिया तो यहाँ पे 0.2 माइनस 0.4 हो जाएगा, पॉसिबल है क्या? वो नहीं है ना, इसलिए उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है दोस्त। इसे देखो भी तो अमोनिया आई नहीं उतना, इसलिए उसको मतलब जो है नहीं जबरदस्ती करोगे उसके। अरे वैसे उसी से हो जाता है, लॉजिकल एग्जाम में करोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। आगे बताएं, चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। हेडिंग है ये, हेडिंग सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन।
बस ये अभी 5-10 मिनट में फिनिश हो जाएगा, फिर इंडिकेटर शुरू करेंगे और टाइट्रेशन कर्व बताएंगे आपको, जो आप लोगों ने शायद सुना हो पहले मोल कॉन्सेप्ट स्टाइकियोमेट्री में, लेकिन तुम लोगों ने उसमें कभी भी ग्राफ नहीं बनाया होगा। आप तुमको ग्राफ बताएंगे, बड़े बड़े ग्राफ इंडिकेटर्स में, और इंडिकेटर फिनिश हो जाएगा तो फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। थर्मो शुरू करेंगे या आइसोमेरिज्म शुरू कर देंगे? सुनो, अभी क्या है आपका, ये देखो टर्म 2 का आपका क्लास 11th का सिलेबस गैसियस हो चुका है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम होने को आ गया। जय सर अभी शुरू करेंगे वो बोरॉन फैमिली, आइसोमेरिज्म हुआ है ना, नहीं आइसोमेरिज्म हम करा देंगे। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास लगेगी। मतलब आपको ये भी तो लगे कि टर्म वाले सिलेबस खत्म होते जा रहे हैं, तो जब स्कूल का सिलेबस फिनिश होता नजर आएगा तो तुम्हें और कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने में। अभी तुम्हें बर्डन लग रहा होगा, अरे सर एस तो हमारा पी ब्लॉक भी बचा है, यही तो लग रहा होगा। पी ब्लॉक हार्डली 2-3 क्लास में फिनिश हो जाएगा, एस ब्लॉक आएगा वो भी 2 क्लास में फिनिश हो जाएगा, तो इसी दिसंबर मंथ में आपका एस ब्लॉक पी ब्लॉक फिनिश हो जाएगा, टर्म 2 वाला सिलेबस। एल्केन भी शुरू कर देंगे, इधर से हम बाकी कवर कर ही रहे हैं ना, तो आपका सिलेबस होपफुली जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। इतने जल्दी लेकिन नहीं है, थोड़ा आओगे क्लास में तो सही लगेगा, समझ रहे हो भैया। अभी ये मत सोचो खत्म हो गया, अभी बहुत बचा है, नहीं तो ऐसे तुम लोग खुशी खुशी में पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे। अभी तो शुरू ही हुआ है भैया, स्कूल वाले भी तो यही पढ़ा रहे होंगे, यही चैप्टर है स्कूल में कि स्कूल वाले छोड़ दे रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो चलो चलो। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन देखिए दोस्त, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन जैसे जैसे आपको इसमें हम वो जो लॉ ऑफ सॉरी रिएक्शन कोशेंट क्यों बता चुके हैं ना, उसकी हेल्प लेंगे। अब यही सब तो चीजें हैं कि अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में ठीक से नहीं पढ़ा रिएक्शन कोशेंट तो कैसे बता पाएंगे। हम कोशिश करते हैं फिर से रिवाइज करा दें, देखो हर क्वेश्चन में हम पुराना वाला पढ़ाते रहते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं, आपको सपोज करो आप क्लासरूम में सब लोग बैठे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी जितने भी लोग हो कहीं भी, हम एक बीकर दे दें, उस बीकर में बोल दें हमारे पास Cl माइनस है, हमारे पास Br माइनस है, और हमारे पास I माइनस है। ए रुक जाओ रुक जाओ, हमारे पास NaCl है, NaBr और NaI है, ठीक है। इसको आप ये भी कह सकते हो Cl माइनस Br माइनस I माइनस है, अरे Na प्लस तो स्पेक्टेटर आयन होता है, पूरा का पूरा आयनाइज्ड होगा ये। कोई बोले हमारे पास इसकी वैल्यू 10⁻⁵ मोलर है, इसकी वैल्यू भी 10⁻⁵ मोलर है, और इसकी वैल्यू भी 10⁻⁵ मोलर है। एक सॉल्यूशन में ये सब रखे हुए हैं, और ऐसे रखे हुए हैं कि इन सबके कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁵ है। क्वेश्चन समझो, अभी आपके पास इतना बड़ा बीकर हम डब्बा लाके दे दें, बोले देखो भाई इसमें सॉल्युबल फॉर्म में Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, तुम एक काम करो कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कि इसमें से Cl माइनस निकाल लो पूरा का पूरा, ये सॉल्यूशन फ्री हो जाए कि उसमें Cl माइनस नहीं है, उसमें सिर्फ Cl माइनस हट जाए और Br माइनस और I माइनस बचे। ऐसा कौन सा तरीका है? तो जाके उसमें एक ही Cl माइनस निकालोगे क्या, इधर दिख रहा है इधर, ऐसे ऐसे खोजोगे क्या? ऐसे तो करोगे नहीं, या आप बीकर में देखोगे Cl माइनस खोजोगे, एक दिख रहा है इसको पकड़ के बाहर निकाल के रख दो इधर। हाँ फिशिंग रॉड जो भी है, मछली वहां फंसाने जा रहे हो क्या भाई? ऐसे फंसा ले, ये निकल ये ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये थोड़ी चल रहा है। तो मछली पकड़ गई उसी में निकाल ली। Cl माइनस अगर कोई बोले इसमें से पूरा अलग कर लो, तो ऐसा था नहीं कि आप पिक करोगे एक एक जाके। कोई बोले इस सॉल्यूशन में से Br माइनस गायब कर दो, सिर्फ I माइनस बचे, तो बोलोगे भाई सॉल्यूशन में से कैसे गायब करेंगे, होमोजीनियस सॉल्यूशन है, हमें कैसे पता उसमें से एक एक जाके। तो वो कैसे किया जाता है, सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट करवा लिया जाता है। सपोज करो हम कोई ऐसा आयन डाल दें जो Cl माइनस को लेकर नीचे एकदम बैठ जाए, डिपॉजिट कर जाए, तो पूरे सॉल्यूशन में Cl माइनस दिखेगा ही नहीं। सॉल्यूशन में क्या दिखेगा फिर, Br माइनस और I माइनस। तो पूरा सॉल्यूशन विल बी गेट रिड ऑफ, मतलब हम लोग जो चाहते हैं Cl माइनस से फ्री हो जाएगा, ठीक है। वैसे कोई और आप ऐसी चीज डाल दो जो Br माइनस को लेके प्रेसिपिटेट कर जाए सॉलिड के फॉर्म में, तो उसको सॉलिड को निकाल लेंगे हम लोग, और सॉल्यूशन में Br माइनस बचेगा भी नहीं। यही तरीका तो हो सकता है ना। हैंड पिक थोड़ी हो सकता है कि एक एक जाके आप ऐसे उसको निकालो इसको निकालो, ऐसे Cl माइनस निकल गया Br माइनस, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है भैया।
तो उसी को बोलते हैं सेलेक्टिवली एक एक को प्रेसिपिटेट कराना। अमंग बहुत सारे अनायंस जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, उन अनायंस में से सेलेक्टिवली एक एक को कि चलो अब तुम प्रेसिपिटेट कर जाओ, पहले Cl माइनस को या Br माइनस I माइनस जो भी प्रेसिपिटेट हो सकता है, वो तो इनकी टेंडेंसीज पे डिपेंड करेगा कि कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा, इनकी टेंडेंसीज अभी बताएंगे। तो क्या आपको समझ में आ रहा है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन है क्या एक्चुअली में, कि बहुत सारे आयंस अगर सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, एक एक आयन को प्रेसिपिटेट बना बना के गायब करना, निकालना वहां से। समझ में आ रहा है भैया? इसे बोलते हैं सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो हम आपको क्वेश्चन के थ्रू करा रहे हैं, सपोज यू हैव अ सॉल्यूशन जिसमें 10 पावर -5 10 पावर -5 10 पावर -5 मोल है ये, और आपको गिवन डेटा भी है, रुक जाइए अभी, गिवन डेटा ये है कि भैया जो KSP AgCl का होता है, रुकिए अभी, इसकी वैल्यू गिवन है, KSP जो AgBr का है इसकी वैल्यू गिवन है, और KSP जो AgI का है इसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है दोस्त, इनकी वैल्यूज जो गिवन है 10 पावर -10 गिवन है, 10 पावर माइनस यहाँ पे -10 के बाद 10 पावर -14 गिवन है, और 10 पावर -16 गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, गिवन डेटा है। हमारी बात सुनो, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये गिवन है, अभी तक क्वेश्चन चल रहा है, हम बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में हमने बाहर से इसी सॉल्यूशन में जो आपके पास बीकर है, इसी बीकर में थोड़ा थोड़ा हमने AgNO3 डालना शुरू कर दिया, AgNO3 हमने ऐड करना शुरू कर दिया, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप है ना, ड्रॉप वाइज, ड्रॉप वाइज या ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, सुनो, जैसे अभी लास्ट कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम IIT में पढ़ाया था, उसमें एडवांस में ये भी आ चुका है, एडवांस में इस तरीके से आ चुका है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, थोड़ा इजी था। ये लास्ट चीज है इसकी आयनिक इक्विलिब्रियम की। उसके बाद इंडिकेटर जो आता है वो एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट से भी लिंक होता है, टाइट्रेशन से भी, स्टाइकियोमेट्री से, लेकिन आयनिक का यूज होता है। तो ये लास्ट पोर्शन है, हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं कुछ भी, क्योंकि आप लोग को जब अभी एडवांस वाले क्वेश्चन भी जो लोग आते हैं एक्चुअली में हर किसी से नहीं करवा पाते, क्योंकि बहुत सारों से इंटरेक्शन है नहीं। तो जो लोग कभी पूछते हैं वो लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, डिफिकल्ट वाले भी, लिटरली वो लोग पूछते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग। तो क्या है, उनको हमें पढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसा ना हो भाई कि भाई वो थ्योरी उनको लगे हमें पढ़ाया ही नहीं। तो हम ये चाहते हैं, हम तो हमेशा ये चाहते हैं कि हर कोई सीख ले, हर कोई अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना सीख जाए, हमारा ये एम रहता है। अब हम इसलिए पढ़ाते सब कुछ है, अब जो लोग ग्रास्प कर सकते हैं, जो लोग अच्छा कर सकते हैं वो अच्छा करेंगे, सबके लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़ रहा है सब लोग समझें इसको, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं पहले। IIT वाले प्रोस्पेक्टस उठा के देखोगे तो IIT वाले बोलते हैं सिलेबस हमारा NCERT है, पढ़ा है कभी उनका? बोलते हैं NCERT है, एकदम NCERT लेवल क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो बोलते हैं कि हम प्रीवियस ईयर में जो IIT के क्वेश्चन आए हैं उनको रेफरेंस ले सकते हैं। तो हाँ, तो धोखेबाजी है तुमको लग रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफरेंस लेने का मतलब है वो, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर पढ़ोगे तो ये सब आता है, और ये सब ना NCERT में है और ना किसी नॉर्मल बुक में है। और नॉर्मल बुक में है तो नॉर्मल बुक लिखने वाले ने अपने हिसाब से कुछ भी समझा दिया, तुम समझो जाके, यहाँ तो कुछ बोल पा रहे हो, उससे बुक वाले थोड़ी पूछोगे, पेज वेज फाड़ के अपना बराबर कर दोगे गुस्से में, समझ रहे हो दोस्त? तो जब आया हुआ है तो उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि भैया हाँ अच्छा आया हुआ है, हमको समझना है ना दोस्त। तो देखो ये है पूरा क्वेश्चन, बोला गया ड्रॉप बाय ड्रॉप AgNO3 ऐड करो, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो देखो दोस्त, अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें क्या है, 7-8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर वो समझ जाओगे सब हो जाएगा। हम बोल रहे हैं सबसे पहले ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे अगर, सबसे पहले कौन सा आयन प्रेसिपिटेट करेगा, है ना, सबसे पहले कौन सा आयन प्रेसिपिटेट करेगा, और जब पहला आयन, आयन कौन सा है, Cl Br I माइनस, क्योंकि वही स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, सबसे पहले कौन सा आयन प्रेसिपिटेट करेगा Cl Br I माइनस में से? अरे रुक जाओ, अरे हमको बोल साले, बीच में क्यों उड़ाते हो? कौन सा आयन प्रेसिपिटेट करेगा, क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम आपसे पूछेंगे जब पहला आयन प्रेसिपिटेट कर रहा होगा उस टाइम Ag प्लस का कंसंट्रेशन क्या है। फिर हम आपसे पूछेंगे जब फर्स्ट आयन जो भी है प्रेसिपिटेट कर रहा है उस टाइम रिमेनिंग आयंस के कंसंट्रेशन क्या है, तो बोलोगे वो तो 10 पावर -5 ही रहेंगे, खैर उसका आंसर वही हुआ। फिर पूछेंगे सेकंड कौन सा आयन होगा इस सॉल्यूशन में, AgNO3 कीप ऑन एडिंग, आप डालते चले जाओ, तो सेकंड कौन सा Cl Br I माइनस होगा जो आयनाइज करेगा। और जब सेकंड आयन प्रेसिपिटेट बना रहा होगा अपना, तो जो बाकी रिमेनिंग आयंस है उनके कंसंट्रेशंस कितने होंगे सॉल्यूशन में। और फिर थर्ड आयन कौन सा होगा इनमें से जो प्रेसिपिटेट करेगा।
और जब थर्ड आयन प्रेसिपिटेट कर रहा होगा तो रिमेनिंग जो 2 आयन्स थे, ठीक है, उनकी वैल्यू 0 के आसपास होगी, बहुत कम होगी, लेकिन उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या क्या हम पूछने वाले हैं? तो आप पहले इसको बना लो, फिर हम क्वेश्चन 1 बाय 1 पूछते हैं। इसको ड्रॉ करो, ये पूरा क्वेश्चन है भैया, अभी तक ये पूरा क्वेश्चन ही चल रहा है। अब अभी क्वेश्चन के ABCD तो लिखवाना रह गया है, बड़ा सा समझो ना, फिर थोड़ा बड़ा दिमाग लगाओगे तो फिर छोटे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, नहीं तो तुम 2 + 2 = 4 ही करते रह जाओगे। क्या भैया, नहीं तुम 4s³ हर बार लगाते चले जाओ। जल्दी करो भैया, ये KSP की वैल्यू कोई बता सकता है दोस्त, कौन सा आयन सबसे पहले AgNO3 आप ड्रॉप बाय ड्रॉप I-, Na I नहीं I-, ऐसा इन लोगों ने बताया। ये बता रहे हैं Cl- और अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल नहीं है इसमें, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रोल है कुछ और। चलो बता रहे हैं, हाँ ठीक है चलो, हाँ जल्दी करो, इसको जल्दी लिखो भैया, अरे जल्दी करो भैया, तुम लोग करते नहीं हो यार। अरे क्वेश्चन तो लिख लो यार तुम लोग। कॉपी कर लिए? हमने AgNO3 का कुछ भी अमाउंट बोला नहीं है, ये अभी तक ये पूरा क्वेश्चन लिखा है, ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है एक तरह से, ऐसे ही चल रहा है ना कि भाई KSP ऑफ AgCl को क्या लिखते हो, Ag+ × Cl-, KSP ऑफ AgBr को क्या लिखते हो, Ag+ × Br-, KSP ऑफ AgI को क्या लिखते हो, Ag+ × I-, यही तो लिखते हो भैया, समझे भाई? अब एक बात बताओ, इन सारे केसेस में Cl-, Br-, I- की वैल्यूज क्या गिवन है? 10⁻⁻5 गिवन है, तो ये 10⁻⁻5, और इसकी वैल्यू भी ऐसे ही करोगे तो Ag+ × 10⁻⁻5। शुरुआत में t = 0 पे, जब आपने वो ऐड ही नहीं किया था AgNO3, तब भी इसकी वैल्यू हम बताना चाहते हैं Ag+ × 10⁻⁻5, क्योंकि Cl- Br- I- इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, नहीं गिवन है ना? ये सब गिवन है, इन सब की वैल्यूज ऐसे ही हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे इसको बता दिया। हमारी बात सुनो, हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं और साथ साथ आंसर भी हिंट करते जाते हैं, कुछ बोलना नहीं, 2-4 मिनट तक आप लोग बैठो। कॉपी कर चुके हो ना इसको? AgNO3 ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो। AgNO3 पहले एकदम कितना डाला होगा? पहले 0 रहा होगा ना, फिर सपोज करो एक ड्रॉप डाला, एक ड्रॉप में सपोज करो 10⁻⁻50 मोलर है, 10⁻⁻50 मतलब बहुत कम है ना, कोई प्रेसिपिटेट करेगा क्या? कोई नहीं। अच्छा, कॉपी कर चुके हैं? AgI को अगर प्रेसिपिटेट करना होगा तो Ag+ और I- का कंसंट्रेशन जब 10⁻⁻16 से ज्यादा हो जाएगा तभी तो प्रेसिपिटेट करेगा। नहीं समझ रहे हो हमारी बात सुन, अरे रुक तो जाओ। हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे AgI का अगर आप लोग देखोगे डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या बनता है? Ag+ × I-, तो इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट Q जब लिखते हो तो उसको क्या लिखते हो? Ag+ × I-, और इस Q की वैल्यू KSP के बराबर कब होती है? इक्विलिब्रियम पे। एट इक्विलिब्रियम होती है, नहीं समझ रहे हो? तो कोई बोले सर अगर Q की वैल्यू ज्यादा हो जाए, Q की वैल्यू अगर कम है KSP से तो रिएक्शन किधर जाएगी? और Q की वैल्यू अगर ज्यादा है KSP से तो रिएक्शन किधर जाएगी? और Q की वैल्यू अगर इक्वल टू KSP है तो किधर जाएगी? Q की वैल्यू अगर Q की वैल्यू लेस देन KSP है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, फिर से उसी बराबर आना चाहेगी। Q की वैल्यू अगर ज्यादा है तो बैकवर्ड जाएगी, और Q की वैल्यू अगर इक्वल टू कहीं नहीं, इक्विलिब्रियम पे ही रहेगी। तो एक बात बताओ, I- का कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻5 है ना, यहाँ पे क्या है? I- का 10⁻⁻5,
Ag प्लस आप डालना शुरू कर रहे हो। अच्छा, AgI के प्रेसिपिटेशन के लिए, AgI के प्रेसिपिटेशन के लिए अगर I माइनस की वैल्यू 10 पावर माइनस 5 है तो Ag प्लस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10 पावर माइनस 11। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि AgI प्रेसिपिटेट कर जाए तो Ag प्लस और I माइनस का मल्टीप्लिकेशन 10 पावर माइनस 16 से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा भैया? अबे Q, आयंस का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको रिएक्शन कोशेंट Q बोलते हैं, और जब भी रिएक्शन कोशेंट Q इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा होता है रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। Ag प्लस और I माइनस कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है अगर ज्यादा हो गया तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। देखो ना, ये Q ग्रेटर देन KSP, समझो? तो अगर आप चाहते हो I माइनस प्रेसिपिटेट कर जाए तो Ag प्लस कितना होना चाहिए? 10 पावर माइनस 11, अरे 10 पावर माइनस 16 अपॉन 10 पावर माइनस 5। और अगर AgBr प्रेसिपिटेट करना चाहते हो तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 10 पावर माइनस 14 अपॉन 10 पावर माइनस 5, 10 पावर माइनस 9 होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि AgCl प्रेसिपिटेट हो जाए तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 5 होना चाहिए। So to precipitate I minus as AgI, the concentration of Ag plus required is 10 power minus 11. So to precipitate Br minus as AgBr, concentration of Ag plus required is 10 power minus 11 minus 9. Or to precipitate Cl minus as AgCl, concentration of Ag plus required is minus 5, 10 power minus 5. ठीक है? तो बाहर से जब आप Ag प्लस डाल रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके डालते हो ना। सबसे पहले क्या डालोगे? 10 पावर माइनस 11, फिर ऐसे 10 पावर माइनस 10, माइनस 8, ऐसे बढ़ते जाओगे। ऐसे ऐड करोगे तो समझ में आ रहा है? क्लियर है भैया? सबसे पहले कौन सा आयन प्रेसिपिटेट करेगा? I माइनस करेगा। द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट I माइनस एज AgI इज 10 पावर माइनस 16 अपॉन 10 पावर माइनस 5, यही तो आएगा। तो थोड़ा लिखिए, हिंट इसमें करिए, लिखिए पहले इसे, यही कहीं साइड में ऐसे लिख लो, साइड में ऐसे, इसे साइड में लिख लेना, सॉल्यूशन का पार्ट है। सॉल्यूशन करके लिखना, क्वेश्चन नहीं लिखवाया हमने, सॉल्यूशन करके लिखो, मतलब हिंट करके। ये डेटा तो आपको पता होना चाहिए ना, अगर क्यू ज्यादा है तो ऐसे ऐसे करके आगे पीछे जो भी जाएगी रिएक्शन कर लो। बस 5 मिनट लगेगा इसको फिनिश करने में हमें। समझ लो भैया, बहुत जरूरी है ये, समझे दोस्त? इसकी कोई ऐसी कन्वेंशनल थियरी नहीं होती कि हम थियरी लिख के किसी बुक में भी लिखी होगी, ऐसे नहीं लिखा होता। इसको सोचना पड़ता है, क्योंकि एक चीज सोचोगे दूसरी चीज फिर आ जाती है उसमें, इक्विलिब्रियम का बिल्डिंग। तो कोई थियरी कैसे बना सकता है किसी बुक में कि ये भी सब एक साथ लिख दे? समझ रहे हो? कई कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं, मिक्स कॉन्सेप्ट को लोग स्किप कर देते हैं, या तो क्वेश्चन के फॉर्म में देके सॉल्यूशन बता देंगे, समझने वाले समझो, जिसको नहीं समझना है वो छोड़ दो, है ना भैया? तो लिखिए उसमें थोड़ा सा हिंट हम जो बता रहे हैं, लिखो टू प्रेसिपिटेट I माइनस एज AgI, टू प्रेसिपिटेट I माइनस जो है ना सॉल्यूशन में, टू प्रेसिपिटेट I माइनस एज AgI, है ना? या मतलब टू डिपॉजिट I माइनस एज AgI, कॉमा करके लिखो, द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड इज, द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड, जो बोले वही लिखना, द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड इज, द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड इज, ये लिखो, ये लिखो, KSP अपॉन I माइनस, यही तो लिखोगे ऐसे, द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड इज KSP अपॉन I माइनस और 10 पावर माइनस 16 अपॉन 10 पावर माइनस 5 और इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 11, यही लिखोगे, ऐसे लिखना पूरा। To precipitate I minus as AgI, the concentration of Ag plus required is KSP upon, क्योंकि Ag plus और I minus का concentration क्या होता है? KSP होता है, बताओ भैया। तो Ag plus ये आ जाएगा, पहला लाइन समझ में आ गई? फिर लिखो टू प्रेसिपिटेट Br minus as AgBr, to precipitate Br minus as AgBr, to precipitate Br minus as AgBr, Br minus को as AgBr डिपॉजिट करवाना है। To precipitate Br minus as AgBr, the concentration of Ag plus required is, to precipitate Br minus as AgBr, the concentration of Ag plus required, तो क्या वो concentration of Ag plus required is KSP upon Br minus आएगा? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए।
टू प्रेसिपिटेट Br माइनस एज AgBr, Br माइनस को AgBr के फॉर्म में उनको पीपीटी बनाना है। तो ये द कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड इज Ksp अपॉन Br माइनस, और Ksp की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्त? 10 पावर माइनस 14 अपॉन 10 पावर माइनस 5, और यह क्या आ जाएगा 10 पावर माइनस 9। देखो दोस्त क्या है ना कि अगर आप लोग इजी भी बता सकते हैं लेकिन तुम लोग के साथ गलत नहीं करना चाहते, नहीं तो हम ऐसा बताएं तुम लोग को बस हाँ मजा ही आता रहे। एडवांस भी तो सॉल्व निकालना है तुम्हें। अभी अगर नहीं पढ़ाएंगे तुम बाद में 12th में बोलोगे भाई उस लेवल के क्वेश्चन ही नहीं कराए। और जो अटेंटिव रेगुलर क्लास करते हो उन्हीं को समझ में आएगा। कोई बोले हमको समझ में नहीं आ सकता, भैया तो तुमने रेगुलर क्लास नहीं की हुई है। कितना बता दे दोस्त, अभी भी सारी क्लासेस के रिवीजन करवाते हैं। समझ में आ गया? कन्वर्ट हो रहा है थोड़ा बहुत, अभी भी बचा होगा एक आध दो आयन, अभी निकालेंगे ना उसको, अभी निकालेंगे। पूरा नहीं प्रेसिपिटेट होगा, पूरा प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? जीरो। जीरो की वैल्यू 10 पावर माइनस 10, 10 पावर माइनस 11, 12 ऐसे होगी। अभी निकालेंगे, मतलब एक तरह से जीरो ही बचेगा। और एक पॉइंट और लिखो है ना, टू प्रेसिपिटेट Cl माइनस एज AgCl, जिसने लिख लिया ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो ना Cl माइनस वाला, टू प्रेसिपिटेट Cl माइनस, है ना, या टू डिपॉजिट Cl माइनस एज AgCl, द कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड इज 10 पावर माइनस 5। ठीक है दोस्त, सब लोग कॉपी कर लिए क्या? लिख लिए। Cl माइनस को अगर AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कराना चाहते हो तो Cl माइनस अगर प्रेसिपिटेट कराना चाहते हो AgCl के फॉर्म में तो Ag प्लस की वैल्यू 10 पावर माइनस 5 आएगी। अब हमको क्वेश्चंस हमारे ये हैं, सुन तो लो पहले। सबसे पहला कौन सा आयन डिपॉजिट करेगा? Cl माइनस, ओ सॉरी I माइनस, क्योंकि Ag प्लस धीरे धीरे डाल रहे हो ना। सबसे पहले क्या आएगा? 10 पावर माइनस 11, फिर 10 पावर माइनस 10, माइनस 8, माइनस 7, 10 पावर माइनस 6, माइनस 5, ऐसे करके आएगा। सबसे पहले I माइनस बोलेगा, अच्छा हमें तो बहुत कम Ag प्लस चाहिए, थोड़ा सा Ag प्लस चाहिए, मिल गया, हम डिपॉजिट करके नीचे बैठ जाएंगे। तुम Ag प्लस और ऐड करते जा रहे हो, Br माइनस बोलेगा अब हमारा नंबर, अब हम डिपॉजिट करके नीचे बैठ जाएंगे। क्योंकि Cl I माइनस को डिपॉजिट करने के लिए Ag प्लस कितना चाहिए? 10 पावर माइनस 11। Br माइनस को डिपॉजिट करने के लिए Ag प्लस कितना चाहिए? 10 पावर माइनस 9। Cl माइनस को डिपॉजिट करने के लिए Ag प्लस कितना चाहिए? 10 पावर माइनस 5। तो बाहर से जब ऐड करते जा रहे हो तो सबसे पहले 10 पावर माइनस 12, 10 पावर माइनस 11, 10 पावर माइनस 10, 10 पावर माइनस 9, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सॉल्यूशन में बढ़ता जाएगा। सबसे पहला आयन कौन सा डिपॉजिट करेगा? आयन Cl माइनस। दूसरा आयन कौन सा होगा? Br माइनस। तीसरा आयन कौन सा होगा? Cl माइनस। ठीक है, और तीनों टाइम Ag प्लस का कंसंट्रेशन आपको पता लग गया, 10 पावर माइनस 11, 10 पावर माइनस 9 और 10 पावर माइनस 5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई पूछे? अच्छा, जब I माइनस डिपॉजिट हो रहा था, जस्ट शुरू हुआ डिपॉजिट होना, उस टाइम Br माइनस और Cl माइनस सॉल्यूशन में कितने थे? अबे तो 10 पावर माइनस 5 और 10 पावर माइनस 5 रहे होंगे, उनका कौन छेड़ रहा है? वो तो उतने ही रहेंगे। कोई बोले अच्छा ठीक है। जब Br माइनस डिपॉजिट होना शुरू हुआ, जब Br माइनस डिपॉजिट होना शुरू हुआ, उस टाइम Ag प्लस सॉल्यूशन में कितना रहा होगा? 10 पावर माइनस 9 रहा होगा। जब Br माइनस तुमने डिपॉजिट करना शुरू कराया है एज AgBr, तो उस टाइम Ag प्लस सॉल्यूशन में कितना रहा होगा? 10 पावर माइनस 9 रहा होगा। कोई बोले उस टाइम Cl माइनस कितना रहा होगा? 10 पावर माइनस 5, उसको कौन छेड़ रहा हो, तो उतना ही रहेगा। कोई बोले उस टाइम I माइनस कितना होगा? बोलोगे I माइनस तो डिपॉजिट कर गया, जीरो होगा। अरे जीरो की कुछ वैल्यू होगी, 10 पावर माइनस कुछ कुछ होगा। समझ रहे हो क्या हम पूछना चाह रहे हैं आपसे? क्लियर है? जब AgBr डिपॉजिट होना शुरू हो रहा है तो उस टाइम I माइनस कितना है? तो ऐसे निकालना उसको, सुनो तो, जब AgBr डिपॉजिट होना शुरू हो रहा है तो Ag प्लस कितना है? 10 पावर माइनस 9। ठीक है, Ag प्लस हो गया 10 पावर माइनस 9। तो अगर I माइनस निकालना चाहते हो तो इस वाली इक्वेशन में आओ, इस Ag प्लस की जगह पुट कर दो 10 पावर माइनस 9। समझ रहे हो भैया? और यहाँ 10 पावर माइनस 16 है, तो I माइनस निकल आएगा 10 पावर माइनस 16 अपॉन 10 पावर माइनस 9। कितना आएगा? 10 पावर माइनस 7। ओरिजिनली कितना था? 10 पावर माइनस 5। इसका मतलब है जब ये Br माइनस डिपॉजिट होना शुरू हो रहा है तो 100 टाइम डिक्रीज हो चुका है तब तक वो। अगर 1 मोल रहा होगा ना तो उसका 100 टाइम्स बचा होगा इसमें, बाकी सब डिपॉजिट हो गया। तो किसी का 100 टाइम बचा है तो उसको जीरो ही तो मानोगे।
10⁻⁷ बचेगा जब Br माइनस डिपॉजिट होना शुरू हो रहा है, ऐसे निकालते हैं उसको। जब Br माइनस AgBr के फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू हो रहा है उस टाइम Ag प्लस से कंसंट्रेशन तुम निकाल लिए, सोल्यूशन में क्या होगा 10⁻⁹ होगा। तो 10⁻⁹ अगर Ag प्लस का कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब I माइनस निकालना चाहते हो तो सोल्यूशन में Ag प्लस कितना है 10⁻⁹, इसका KSP कितना है 10⁻16, तो I माइनस की वैल्यू 10⁻16 अपॉन 10⁻9 आएगी 10⁻7। तो इसका मतलब जब Br माइनस डिपॉजिट होना शुरू हो रहा है उस टाइम I माइनस सोल्यूशन में 10⁻7 होगा, और वो 10⁻7 इनिशियल जो वैल्यू थी 10⁻5 उसका 100 टाइम्स है ना, तो कोई किसी का 100 टाइम बचा, इसका मतलब बोलेंगे ऑलमोस्ट पूरा डिपॉजिट हो चुका है वो। समझ रहे हो कि नहीं? वैसे ही कोई बोले जब Cl माइनस डिपॉजिट होना शुरू होगा, ध्यान से देखो Cl माइनस अगर डिपॉजिट होना शुरू हो रहा है तो उस टाइम Ag प्लस कितना है सॉल्यूशन में 10⁻5 आएगा 10⁻5। कोई बोले उस टाइम Br माइनस और I माइनस कितने होंगे सॉल्यूशन में, तुम बोल सकते हो कि 0 0, ठीक है न्यूमेरिकल वैल्यूज की कुछ होगी, 0 एकदम से नहीं होगा। तो उस टाइम Ag प्लस कितना है 10⁻5, तो एक काम करो Ag प्लस की वैल्यू 10⁻5 पुट कर दो, तो I माइनस कितना आ रहा है 10⁻11, 10⁻5 का कंपैरिजन में 1000 टाइम्स स्मॉलर हो गया, 10,000 टाइम्स वन। उसके साथ नहीं, Br तब तक ऑलमोस्ट पूरा हो चुका होगा। अरे अगर तुमने सुनो तो जब Cl माइनस डिपॉजिट होना शुरू हुआ उस टाइम Br Ag प्लस कितना है 10⁻5, Br माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 10⁻9, 10⁻9 का मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है वो। कोई बोले सर ट्रेसेस में वो भी डिपॉजिट हो रहा होगा, अबे जितना होना था उतना तो हो गया ना, मतलब मेजर पोर्शन 99% तो डिपॉजिट हो ही चुका है, मोर देन 99% डिपॉजिट हो चुका है ना भैया, तो उसको बोलोगे ऑलमोस्ट पूरा डिपॉजिट हो गया। साइमल्टेनियस कोई डिपोजिशन नहीं हो रहा है, जब तक ये आयन डिपॉजिट होना शुरू हुआ तब तक ये ऑलमोस्ट 99% डिपॉजिट हो चुका है I माइनस, और जब ये डिपॉजिट होना शुरू हुआ है तब तक ये 99.9999% डिपॉजिट हो चुका है अराउंड। समझ में आ रहा है भैया? और क्या चाहते हो कि सब एक साथ थोड़ी हो रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन हमारे क्या थे और आंसर कैसे कैसे निकालोगे? हमारा क्वेश्चन ये था सबसे पहले कौन सा आयन डिपॉजिट करेगा एज AgX है ना, AgCl AgBr AgI, दूसरा आयन कौन सा होगा, तीसरा आयन कौन सा होगा, और जब पहला आयन डिपॉजिट कर रहा होगा तो दूसरे बचे हुए अनायंस का कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन में, जब सेकंड अनायन डिपॉजिट हो रहा होगा तो बचे हुए अनायंस के कंसंट्रेशन, अनायंस की बात कर रहे हैं हमेशा Cl माइनस Br माइनस I माइनस, और जब थर्ड अनायन प्रेसिपिटेट कर रहा होगा तो रिमेनिंग अनायंस का कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन में। समझ में आ गया कितना? 6 क्वेश्चन हमारे थे ये। क्वेश्चन लिखो जरा, लिख लोगे क्वेश्चन? लिख लो ऐसे सीक्वेंस में कौन सा आयन पहले डिपॉजिट करेगा, कौन सा अनायन, अरेंज करो इन अनायंस को इनके ऑर्डर ऑफ मतलब टेंडेंसी टू गेट डिपॉजिट एज प्रेसिपिटेट, या कौन सा अनायन पहले डिपॉजिट करेगा, फिर कौन सा अनायन सेकंड में डिपॉजिट करेगा, फिर कौन सा अनायन थर्डली या लेटली डिपॉजिट करेगा एज देयर प्रेसिपिटेट। अपने हिसाब से लिख लो सारे क्वेश्चन, अब हम एक एक कराएंगे फिर आधे घंटे लग जाएंगे, समझाएंगे फिर। सबसे पहले कौन सा अनायन डिपॉजिट करेगा एज प्रेसिपिटेट, फिर सेकंड वाला कौन सा अनायन होगा जो डिपॉजिट करेगा, और फिर थर्ड वाला कौन सा अनायन होगा जो डिपॉजिट करेगा। सबसे पहले कौन सा अनायन डिपॉजिट करेगा और फिर सेकंड वाला कौन सा अनायन डिपॉजिट करेगा, फिर थर्ड वाला कौन सा अनायन डिपॉजिट करेगा। हाँ एक्वस सॉल्यूशन है पहले से, और जब वो 10⁻16 वाला उसका प्रोडक्ट क्रॉस कर देगा तब वो तब बनाएगा। हाँ पहले सब इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक दे दिया, ठीक है भैया, समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट है इसमें? ऑफलाइन वाले तुम लोग को, एक को भी, जितने लोग बैठे हो सब लोग, ऑनलाइन वाले भैया कोई? फिर ये लोग सुनेंगे कुछ लग रहा है। अच्छा बोले तो कुछ लोग नो सर। अच्छा चलो ठीक है, ये समझ में आ गया दोस्त। अब चलिए लिखिए थियरी ऑफ इंडिकेटर, हेडिंग लिखो थियरी ऑफ इंडिकेटर। ये भी काफी डिफिकल्ट था भैया। अच्छा कॉपी करो, जल्दी करो। हाँ जो क्वेश्चन हमने बोला था वो तो कॉपी कर लो कर लो कर लो। ए तुम लोग कॉपी कर लिया क्वेश्चन? कौन से? अच्छा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दें, चलो।
अच्छा सुन लो क्वेश्चंस का है, कौन सा लास्ट में? मान लो Cl माइनस प्रेसिपिटेट होना शुरू हो रहा है तो उस टाइम Ag प्लस कितना होगा? जल्दी बताओ भाई, ये तो बताओ। कोई बात नहीं, ना बताओ। 10⁻⁵ होगा। 10⁻⁵ जब Ag प्लस हो गया तो इस इक्वेशन में पुट कर दो ऐसे, इसमें Ag प्लस की वैल्यू 10⁻⁵ पुट कर दो तो Br माइनस आ जाएगा। Ag प्लस की वैल्यू 10⁻⁵ पुट कर दो तो I माइनस का कंसंट्रेशन आ जाएगा जो सॉल्यूशन में बचा होगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये था सबसे पहले कौन सा अनायन प्रेसिपिटेट करेगा, तो बोलोगे I माइनस। फिर दूसरा कौन सा अनायन होगा जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में डिपॉजिट करेगा, Br माइनस। तीसरा कौन सा अनायन होगा जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में डिपॉजिट करेगा, Cl माइनस। फिर हमारा क्वेश्चन था कि जब पहला अनायन I माइनस डिपॉजिट हो रहा है उस टाइम Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है। ये जब I माइनस डिपॉजिट हो रहा है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट I माइनस एज AgI। लिखोगे? अरे ठीक है, तुम लोगों ने लिख लिया भाई। मतलब फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट I माइनस एज AgI। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तुमने लिख लिया, बाकियों को लिखने दो। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस रिक्वायर्ड, है ना? अच्छा हाँ, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड, है ना, टू क्या लिखा है, फाइंड द कंसंट्रेशन टू डिपॉजिट Br माइनस एज AgBr। लिखवाया था ना ये सब। अरे तो वही बार बार हमसे तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? कोई इधर उधर से पूछता रहता है, हम फिर वही रिपीट करने, अब नहीं बताएं। अरे 4 बार पढ़ाते हैं, सोते रहते हो, फिर वही पूछते रहते हो घूम फिर के। लिखो हेडिंग, थियरी ऑफ इंडिकेटर। सर Br माइनस है। तुम भैया सोते होते रहते हो क्या? वही Br माइनस I माइनस पूछ रहे हो, हटाओ इसको। क्लास में अटेंटिव होके बैठा करो, यही 4 बार वही पूछ रहे हो घूम करके। चलो लिखो। अरे ऑनलाइन का है, वही पूछते रहते हैं, हम जब समझाते हैं तब नहीं लिखते हैं ये लोग, कुछ पता नहीं क्या करते हैं। ऑनलाइन वालों को डाउट बताने लायक भी नहीं रह गया, ये लोग कुछ भी पूछते हैं भाई वही रिपीट करके। पेशेंस सोचो हम लोग का कितना, वही रिपीट करके पूछते रहते हैं, बताते भी रहते हैं हम लोग। अब किसी नेटवर्क इश्यू है इसलिए ये लोग फिर वही रिपीट करके पूछते हैं। जिसको पूछना हुआ करे आया करो ऑफलाइन, भैया तुम लोग उल्टा पुल्टा टाइम वेस्ट करते हो। देखो दोस्त, लिखो थियरी ऑफ इंडिकेटर। थियरी ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर नहीं, इंडिकेटर है वो। हाँ इंडिकेटर, INDICATO, इंडिकेटर। इसमें 2 थियरीज होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लगेगी और कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी। देखो 2 थियरीज होती हैं। लिखो, 2 theories have been proposed to explain behavior of indicator. 2 theories are proposed to explain behavior of indicator. 2 theories हम लोग को प्रपोज की गई, बताई गई हैं। To explain behavior of indicator, 2 theories are proposed to explain behavior of indicator. Indicator finish तो ionic equilibrium finish। दो लेक्चर तो कम से कम लगेगा इंडिकेटर में। टाइट्रेशन में उसी में है, उसी में। तुम ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं ना, हमको क्या, हम छोड़ देंगे हैं? 2 लेक्चर लगेगा। लिखो, ये इसमें हो गया थ्योरी ऑफ इंडिकेटर में, ये लिखे। सबसे पहली थ्योरी लिखो, ओस्टवाल्ड थ्योरी। ओस्टवाल्ड, ओस्टवाल्ड थ्योरी। अबे जो बता रहे हैं लिखो, ओस्टवाल्ड प्रोसेस समझा रहे हो, नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं। दूसरा है क्विनोनॉइड थ्योरी, क्विनोनॉइड थ्योरी। मॉलिक्यूल्स के नाम भी देखो अजीब है। क्विनोनॉइड, एलीन, बेंजीन, नहीं भाई अच्छे अच्छे नाम नहीं लगते, अच्छा नहीं लगता नाम हम।
सुक्रोज मीठे मीठे देखते नहीं हो, नाम से ही मीठा लगता है। सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर है कि ये आपका ओस्टवाल्ड थ्योरी, दूसरा है क्विनोनॉइड थ्योरी। दोनों ही सही हैं। क्विनोनॉइड में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं, और ओस्टवाल्ड थ्योरी में सिंपल थ्योरी है। उन्होंने बोला, बड़े शराफत से बता दिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। लिखो, पहला लिखो ओस्टवाल्ड थ्योरी। ओस्टवाल्ड थ्योरी ओस्टवाल्ड थ्योरी क्या हो गया भैया? ओस्टवाल्ड थ्योरी, ओस्टवाल्ड ने ये बोला कि भाई जो इंडिकेटर्स होते हैं, टाइम हो गया क्या? तुम लोग बहुत जल्दी में लग रहा हो हैं? अभी है ना टाइम? किसने देखा? पीछे वालों ना, साले बाहर निकाल देंगे तुम लोग को, फिर हटवा देंगे यहाँ से। वही, फिर क्या देखोगे? पलट पलट के जो तुम लोग देखते रहते हो। फोन ऑन तो नहीं निकालते हो तुम लोग? एक दिन हमको उधर भैया सीसीटीवी दिखा रहे थे, तुम लोग फोन ऑन अपना कोई पीछे ऐसे ऐसे कर रहा था। वो देखो, उधर लगा है, इधर लगा है, सब दिखता है तुम लोग का। ये हाइट पे लगा हुआ है ना, ये तो दिखते हैं तुम लोग। क्या पता नहीं वो कौन था, फेस याद नहीं है। तो तुम लोग को लगता है तुम लोग करते रहते हो, कोई कुछ बोलेगा नहीं? तुम्हारे पेरेंट को ही बता सकते हैं हम लोग, और यहाँ भी कोई डांट के तुमको क्लास से बाहर निकाल सकता है। तुम सिर्फ कुछ दिन तक सिर्फ टॉलरेट किया जाता है, तुम लोग उसको मिसयूज करते हो। पता रहता है, ऐसे कई बार देखा जाता है। अब डेली तो कुछ कर नहीं सकते ना, तो तुम लोग उसको लगता होगा। कुछ ऑनलाइन वाले हैं ना, ज्यादा स्मार्ट बनते हैं ये लोग। जब आते हैं ऑफलाइन तो ये लोग फोन लेके चलाते हैं। रेगुलर आने वाले ऐसा नहीं करते। जो कभी कभी आते हैं दर्शन देने, आते हैं सेंटर वेंटर देखने, या फिर किसी दिन मन किया घर से स्कूटी लेके निकले या वैन से आए, अपना मस्त हवा खाते हुए इधर उधर नहीं हुए। तुमको क्यों कहेंगे यार, ऐसी बात करते हो? तुम दिल पे क्यों ले रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है यार, तुमको क्यों कहेंगे यार? तुम तो हमको कुरकुरे खिलाते हो। ये हमको खिलाता पिलाता रहता है, इतना बढ़िया खिलाते हैं, आगोश देता है। खिलाने पिलाने वाले क्यों कहेंगे यार? तुम साला कल से खिलाना ही बंद कर दोगे। कल से चिप्स लेके आओगे छुपा के, नहीं हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, ऐसे ही हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। नहीं दोस्त, हमको सर कह रहे थे यार, मैं ऐसे ही कह रहे हैं। वो दिखा रहे थे वो लोग। एक दिन क्लास के बाद जो होता है, मतलब रिकॉर्डिंग होती है ना कभी कभी, वो तो रखा जाता है बाहर के भी, इधर के भी। एक बार बाहर से किसी की स्कूटी स्कूटी कोई चुरा ले गया था। यहाँ के नहीं, बाहर के लोग तो ऐसे खड़े कर ले जाते हैं। तुम लोग के लिए तो यहाँ कोई ना कोई स्टाफ बाहर रहता है ना, लेकिन बता दिया करो भैया लोग को यहाँ पे जो रहते हैं बाहर। नहीं, उन लोग को अपनी कीज दे दिया करो, या कोई आते हो तो थोड़ा, क्योंकि बाहर वैसे लोग घूमते रहते हैं ना, उन लोग खराब लोग, पैसे ऐसे उन लोग को। तो उसके लिए सब अपना, तो इधर भी दिखा रहे थे कि देखिए देखिए इन बैचेस में। तो अब अभी इस कोविड वाले पीरियड में तो कुछ ज्यादा नहीं बोलते, नहीं तो फिर इनकी तो हालत खराब कर देते, जो छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है। कभी कभी ये लोग आते हैं सेंटर पे, हाँ, गेस्ट के तरीके आते हैं, गेस्ट के लिए आते हैं, गेस्ट के तरीके आते हैं, देखते हैं अच्छा अच्छा लाओ फोन चलाते हैं हम लोग, पीछे बैठ के फोन चलाते हैं। क्या करते हैं? स्नैपचैट ही है। हाँ ठीक है, तो भैया ऐसा ना किया करो। मतलब एक सजेशन है, जो कभी अगर आना सेंटर पे तो ऐसा ना करना तुम लोग, ऑनलाइन वालों। ऑफलाइन वाले तो रेगुलर यही फेसेस रहते हैं ऑलमोस्ट। तो वो दिखता है, वो हाइट पे लगे है ना। तुम खुद सोचो, कोई हाइट से देख रहा है, वो सब कुछ देख लेता है, और तुम, हाँ बहुत हो सकता है एकदम तुम ऐसे ऐसे करके देख रहे हो ऐसे, तो वो ना दिखे एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, सर भी नहीं हिल रहा है तो फोन भी तुम्हारा तो नहीं दिखे, लेकिन सब दिखता है उसमें। इसलिए तो सब हर कोने पे लगे हुए हैं। इस रूम में, उधर 9th वाले जो आते हैं बच्चे, वो भी बड़े तेज हैं भाई, लेकिन ऑनेस्ट हैं वो लोग। जब पढ़ते हैं तो पढ़ने लगते हैं। उसके पहले देखो, अभी 9th वाले आते हैं ना उधर, बहुत ड्रामा करते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ जो मारपीट करते हैं आपस में। हाँ, 9th की 10th की तो अलग ही लाइफ होती है। 11th से आने के बाद लोग थोड़ा सा, अभी तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा ऐसा करते हो। 12th में आने के ठंडे हो जाओ, चुपचाप आओगे, पढ़ाई करोगे और फिर जाओगे।
ओस्टवाल्ड थ्योरी देखिए, उन्होंने बोला इंडिकेटर्स जो होते हैं, लिखो indicators are generally weak organic acids or weak organic bases. Indicators are generally weak organic acids or weak organic bases. Indicators are generally weak organic acids or weak organic bases. Indicators are generally weak organic acids or weak organic bases. है ना? According to Ostwald, next line से, according to Ostwald, जब बता रहे हैं वीक ऑर्गेनिक एसिड वीक ऑर्गेनिक बेसिस, फिर नेक्स्ट लाइन इतनी जगह बची है वहां भी लिख रहा है अकॉर्डिंग. अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड, indicator show different color. According to Ostwald, indicator shows different color in ionized and unionized form. According to Ostwald, indicator shows different color in ionized and unionized form. According to Ostwald, indicator shows different color in ionized and unionized form. Ostwald ने ये बोला कि indicator shows different color in ionized and unionized form. ठीक है? उन्होंने बोला सपोज करो एक इंडिकेटर है HIN, सुनो, आयन बोले तो इंडिकेटर और H लगा है, इसका मतलब है एसिडिक इंडिकेटर है. ठीक है? ओस्टवाल्ड ने ये बोला कि भैया इंडिकेटर जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे RCOH होता है एसिड, वैसे ही कॉम्प्लेक्स से होते हैं, वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेसिस. उन्होंने बोला इंडिकेटर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, अगर HIN तो ये डिसोशिएट करता है तो बनाता है H+ और IN-. तो ओस्टवाल्ड ने ये बोला कि जो ये वाला HIN है इसको क्या बोलेंगे, अनआयनाइज्ड फॉर्म. आयनाइज्ड थोड़ी है ये, अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर. बोलोगे बच्चा? तो अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर है और इसको बोलते हैं, इसका कलर 1 है. कोई बोले कौन सा कलर? अरे ठीक है, कोई कलर 1 होगा, जो भी कलर होगा. जैसा फिनोफ्थलीन होता है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, बेसिक मीडियम में पिंक होता है. और IN- को उन्होंने बोला आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर. आयनाइज्ड कर गया, आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर का आयनाइज्ड फॉर्म है ना दोस्त. और इसको उन्होंने बोला कलर 2. उन्होंने बोला आयनाइज्ड फॉर्म में अलग कलर होता है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में अलग कलर होता है ना भैया. आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म, ये ओस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग था. तो लोगों ने बोला अच्छा ठीक है, आपने ये बता दिया, अब हमको बताओ कलर 1 कब शो करेगा, कलर 2 कब शो करेगा. तो तुमको खुद ही समझ में आ रहा हो, जब आयनाइज नहीं करेगा तो कलर 1 शो करेगा. कोई बोले अरे कुछ तो कोई चीज हमेशा ही आयनाइज करती रहती है. अभी बताते हैं, रेशियो बताते हैं. इतना कॉपी कर लो पहले. ओस्टवाल्ड ने ये बोला कि सपोज करो HIN कोई इंडिकेटर है. H मतलब एसिडिक है ना, एसिडिक इंडिकेटर है, बेसिक भी हो सकता है. HIN कोई इंडिकेटर है, ठीक है दोस्त, कलर 1 कलर 2. तो लोगों ने ये बोला ठीक है, फिनोफ्थलीन होता है, आपको पता है फिनोफ्थलीन शुरू से जानते हो एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, बेसिक मीडियम में पिंक होता है. कोई बोले हमको ये बताइए कलर 1 हमको कब दिखेगा और कलर 2 कब दिखेगा, है ना, कलर 1 कब दिखेगा, कलर 2 कब दिखेगा. तो ओस्टवाल्ड ने ये बोला जो बफर पड़े हो, बफर, बफर में दोनों के कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 के बीच में होता है. उन्होंने भी बोला और हम भी कह रहे हैं वैसे ही. हम जो बोलते हैं तुम लोग उसको समझने के, उसमें हम जैसे बोलते हैं तुम उसको समझने लगते हो. अरे हम ऐसे, हमारी आदत है पूछने की, तुम उसको लेके मजे मारने लगते हो. हाँ, भावुक, इमोशनल. अच्छा, और हम जो बताना चाहते हैं वो छोड़ के तुम लोग इधर उधर भाग जाते हो. इधर देखो दोस्त, आधी क्लास में तो हंसते रहते हो हम कुछ बोलते हैं तो, कि ये देखो लेटे हुए हैं ऐसे करके, ये क्या है, क्या है, मतलब क्या चल क्या रहा है भैया ये. लेटे हुए हो, सो रहे हो. ठीक है दोस्त, क्लास पढ़ते टाइम क्लास पढ़ लिया करो, उसके बाद लेटो सो, जो करना है वो करो. वो पिछले टाइम कौन था, वो हम और मनोज सर जब आए थे तो सेल्फी ले रही थी, ये थी और वो थी.
ये दोनों अपना मस्त सेल्फी लेने में मगन थे। इनके बगल से हम लोग निकल आए, ये लोग को होश भी नहीं क्या चल रहा है। पीछे ही थे ना तुम लोग, क्लास नहीं स्टार्ट हुई थी तो ठीक है, उस टाइम क्लास के बीच में थोड़ी करते हैं तो, लेकिन वैसे ही बता रहे हैं, मतलब एकदम खुश। अरे वो तो क्लास जब छूट जाए तब फिर मौज मस्ती करो। देखो दोस्त, इंडिकेटर पढ़े हो, ये वाला मतलब बफर पढ़े हो, बफर। क्या हो क्या रहा है बफर, देखो। अच्छा ठीक है, तो ओस्टवाल्ड ने ये बोला दोस्त कि अगर भैया आप आ जाओ, थोड़ा सा पढ़ लो यार, टाइम 5 या 10 मिनट बचा है। इन्होंने बोला अगर कंप्लीट कलर 1 देखना चाहते हो तो आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड का कंसंट्रेशन 1/10 से कम होना चाहिए। है ना। देखो दोस्त ऐसा है, सुन लो थोड़ी देर, तुम लोग भी हंसते हो तो फिर हमको भी हंसी आएगा। थोड़ी देर सीरियस हो, साले बहुत मारेंगे अभी तुम लोग को, मार के लटका देंगे उल्टे अभी। जानते नहीं वो खतरनाक आदमी है हम। लो यार, अरे लटका देंगे इन मार, फिर हंस रहे हो यार तुम लोग। अच्छा सीरियस, थोड़ी देर पढ़ लो। अरे पढ़ लोगे तो अच्छा हो जाएगा तुम लोग का। इधर देखो, आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म के जो कंसंट्रेशन का रेशियो है दोस्त, अगर 1/10 से कम होता है तो हमें कलर 1 दिखता है, और अगर आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म के कंसंट्रेशन का रेशियो अगर 10 से ज्यादा होता है तो कंप्लीट कलर 2 दिखता है। टू ऑब्टेन कंप्लीट कलर 1, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म टू अनआयनाइज्ड फॉर्म 1/10 से कम होना चाहिए, और टू ऑब्टेन कंप्लीट कलर 2, इन दोनों आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म के कंसंट्रेशन का रेशियो 10 से ज्यादा होना चाहिए, तब कंप्लीट कलर 2 दिखेगा। इनके बीच में करोगे तो दोनों कलर का मिक्सचर दिखेगा। फिनोल्फथालीन डार्क पिंक दिखता है अगर आयनाइज्ड फॉर्म में ज्यादा आ जाता है, कलरलेस दिखता है अगर अनआयनाइज्ड फॉर्म में होता है, उसके बीच में लाइट पिंक आता है। अगर आपने टाइट्रेशन कराया हो स्कूल में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, तो बीकर लेके उसको ऐसे करते रहते, चेक करते रहते हैं, एक ड्रॉप NaOH डालोगे तो लाइट पिंक कलर आएगा, और वो डिसअपियर भी हो जाता है, थोड़ी देर में डिसअपियर हो जाता है, फिर थोड़ा सा डालोगे फिर डिसअपियर हो जाएगा, जब तक ढेर सारा ना हो जाए। समझ में आ रहा है। तो वो देखा है ना, कभी किए हो टाइट्रेशन। अरे 3.9 ना बताओ हमको, समझ में आ रहा है ना, ये क्लियर है भैया। बताते हैं अभी, ये समझ में आ गया भैया। लिखना शुरू करिए जरा। टू ऑब्टेन कंप्लीट कलर 1 है भैया, बीच में दोनों कलर का मिक्सचर आएगा, लिखो दोनों कलर का मिक्सचर आएगा, लिखिए। टू ऑब्टेन कंप्लीट कलर 1, टू ऑब्टेन कंप्लीट कलर 1, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, अरे वो रेशियो का सीधे यही लिख लो, IN माइनस अपॉन HIN। टू ऑब्टेन कंप्लीट कलर 1, IN माइनस अपॉन HIN लेस देन 1/10, IN माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन HIN का कंसंट्रेशन। टू ऑब्टेन कंप्लीट कलर 1, IN माइनस अपॉन HIN, इसका कंसंट्रेशन क्या आएगा दोस्त, लेस देन 1/10। और टू ऑब्टेन कंप्लीट कलर 2, और यही वैल्यू जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 10 हो जाएगी। टू ऑब्टेन कंप्लीट कलर 2 बोला है हमने, टू ऑब्टेन कंप्लीट कलर 1 ये लिखा है, IN माइनस अपॉन HIN की वैल्यू लेस देन 1/10, और टू ऑब्टेन कंप्लीट कलर 2 जो इनका रेशियो है IN माइनस अपॉन HIN वो ग्रेटर देन 10। समझ रहे हो भैया। कोई बोले इनके बीच में अगर होगा तो क्या होगा, इनके बीच में दोनों कलर का मिक्सचर आएगा। कोई बोले IN माइनस अपॉन HIN जो होता है, अगर उनका कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 के बीच में हो तो दोनों कलर का मिक्सचर मिलेगा। समझ गया भैया। ये इंडिकेटर का बिहेवियर होता है। ऐसे इन्होंने बोला ऐसा होता है। अब एक एक इंडिकेटर फिर चूज करना पड़ेगा, फिनोल्फथालीन अलग लोगे, मिथाइल ऑरेंज अलग लोगे, मिथाइल रेड अलग लोगे। कोई बोलो कितने इंडिकेटर होते हैं, कॉमन लेबोरेटरी इंडिकेटर 3 होते हैं जो लैब में मिलते हैं, एक फिनोल्फथालीन होता है, एक मिथाइल ऑरेंज होता है, एक मिथाइल रेड होता है। कोई बोले और इंडिकेटर होते नहीं, हम आपको कल आपके जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर चल रहा है, करीब 50 इंडिकेटर आपको बताएंगे, याद नहीं करने हैं, कॉमन लेबोरेटरी वाले 3 बता देंगे,
फिर उसके बाद बाकी इंडिकेटर्स क्या हो सकता है, आईआईटी वाले आपको टेबल बना के दे दे, कोई बोले बताओ इस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज होगा, इस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर होगा। तो इंडिकेटर चूज करने के 2 क्राइटेरिया होते हैं, वो दोनों क्राइटेरिया बता देंगे तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, कोई भी एसिड बेस टाइट्रेशन होगा, उसमें कौन सा इंडिकेटर आएगा आराम से चूज कर लोगे। जो अभी तक रट के बैठे हो ना फिनोल्फथलीन, HCl और NaOH के केस में हम बोले फिनोल्फथलीन होता है, बोलोगे हाँ हम भी जानते हैं। हम 10-15 इंडिकेटर और लिख दें, बोलो बताओ कौन सा होगा, तुम बोलोगे हमको नहीं पता, और क्या पता वो सारे के सारे यूज होते हैं। तो कोई बोले हमें कैसे पता लगेगा, तो उसके चूज करने के, उसके आइडेंटिफाई करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जब वो क्राइटेरिया समझ जाओगे तो किसी भी एसिड बेस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर होगा वो आप समझ जाओगे, ठीक है। उसके लिए थियरी पढ़ानी पड़ेगी हमें, सिंपल सी होती है, थोड़ी कैलकुलेशन है, फिर उसके बाद इजी है, ठीक है। इतना समझ में, हाँ इतना समझ गया भैया। कलर 1 कलर 2, कंप्लीट कलर 1 कंप्लीट कलर 2, ये इंडिकेटर की थियरी है, ठीक है दोस्त। अब देखो इन्होंने ऐसा बोल दिया, कोई बोले सर ठीक है, एक क्वेश्चन हम बताना चाह रहे हैं, लिखो। एक क्वेश्चन क्या, इसमें एक और चीज लिख लीजिए। जब ये कंडीशन आपको दिख रही है, तो जैसे आप हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर देखते थे, हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर देखते थे, वैसे ही हेंडरसन इक्वेशन फॉर इंडिकेटर कैन ऑल्सो बी रिटन, समझ रहे हो। तो लिखो हेंडरसन इक्वेशन इज इक्वली वैलिड फॉर इंडिकेटर्स एज वेल, जैसे आप बफर्स के लिए देखते थे हेंडरसन इक्वेशन, हाँ दोस्त हेंडरसन इक्वेशन is valid for indicators as well. Henderson equation is valid for Henderson equation, H-E-N-D-E-R, Henderson equation is valid for indicators as well. Indicators के लिए भी valid होती है Henderson equation। तो जैसे कोई बोले for acidic indicator, indicator भी acidic या basic हो सकते हैं। For acidic indicator, अरे लिखा indicator जो Henderson equation है is valid for indicators as well. Henderson equation is valid for indicators as well. तो for acidic indicator आप ऐसे लिखोगे, देखो pH is equal to PK PK, plus log, हाँ PK ऐसे लिख दो, PK HIN, ये थोड़ा लिख लो ना, इससे आइडिया रहेगा दोस्त कि HIN मतलब इंडिकेटर है, सबस्क्रिप्ट में लिखा है वहां पे PK HIN, जिससे आइडिया रहे इंडिकेटर के लिए बता रहे हैं। और प्लस log ऑफ IN माइनस अपॉन HIN कहेंगे। लो Yes. यार आप नहीं बोलते हो, ये हो गया, बहुत बढ़िया दोस्त, ये लिखो। फिर एक क्वेश्चन देते हैं, फिर आगे बताएंगे। अभी कितना कॉपी करिए, PKHIN, ठीक है, इतना कॉपी कर लिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ये कॉपी कर लो भाई, IN माइनस अपॉन HIN। सर एक बेस 10 क्वेश्चन लिखो, बेस के लिए भी बताते हैं भैया, क्वेश्चन करा लेने दो पहले। नहीं सर लॉग बेस 10 ना। हाँ ये लॉग हमेशा 10 बेस पे ही है, आयनिक में कभी भी कोई और बेस नहीं यूज किया गया है अभी तक, 10 ही बेस है। ओके देखो देखो दोस्त, हम पहले सुन लो, एक इंडिकेटर है जो एसिडिक मीडियम में उसका कलर है ब्लू, बेसिक मीडियम में उसका कलर है रेड। सुन लो पहले, हम दे रहे हैं तुम्हें, क्वेश्चन में लिख के देंगे। एक इंडिकेटर है जिसका एसिडिक मीडियम में कलर है ब्लू, बेसिक मीडियम में है कलर रेड। लिखो, एन एसिडिक इंडिकेटर has blue color in acidic medium, an acidic indicator has blue color in acidic medium, has blue color in acidic medium, है ना, and red color in alkaline medium। एक एसिडिक इंडिकेटर है has blue color in acidic medium and red color in alkaline medium, ब्लू कलर इन एसिडिक मीडियम और रेड कलर इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है दोस्त, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब नेक्स्ट लिखिए, इसी में फुल स्टॉप के बाद लिखना शुरू करो, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो अब शुरू होगा, ये गिवन डेटा था, क्वेश्चन ये शुरू हो रहा है, फाइंड डिफरेंस इन पीएच, फाइंड डिफरेंस इन पीएच व्हेन इट चेंजेस कलर फ्रॉम, फाइंड डिफरेंस इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन व्हेन, फाइंड डिफरेंस इन पीएच, वो ऑब्वियसली सॉल्यूशन का ही पीएच की बात कर रहा है। फाइंड डिफरेंस इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन व्हेन इट चेंजेस कलर फ्रॉम, find difference in pH of solution when it changes color from 75%
blue to 75% red. Find difference in pH of solution when it changes color from 75% blue to 75% red. हमारी बात सुनो, क्वेश्चन अभी सॉल्व करने में मत टूट पड़ो, क्वेश्चन सब लोग कॉपी कर चुके हो। हमने बोला एक इंडिकेटर है जो अनआयनाइज्ड फॉर्म में उसका कलर क्या था वे, ब्लू था। एसिडिक मीडियम मतलब आयनाइज्ड हो गया ना, और आयनाइज्ड फॉर्म में क्या है, रेड है। ठीक है, यही तो है। कोई बोले सर आपने पीकेए नहीं दिया, इसका मतलब वो अननोन कटवट रहा होगा, कुछ भी होगा, हमने पीके थोड़ी दिया इंडिकेटर का। कोई बोले ठीक है सर एसिडिक इंडिकेटर है तो एसिडिक इंडिकेटर की हेंडरसन इक्वेशन लगाएंगे। 75% ब्लू का मतलब जानते हो, अब ये 75% या 20%? नहीं समझे क्या बोला हमने? 75%, और हम क्या बोल रहे हैं, 75% 25% होएगा, ये समझ में आ रहा है? और जब ये 75% रेड होगा तो इसका मतलब ये 75% और ये 25%। तो दोनों ही कंडीशन में जब ये 75% ब्लू होगा तो उस टाइम pH1 इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ 25/75 करोगे, और जब 75% रेड होगा तो pH2 इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ 75/25 करोगे। तो pH1 माइनस pH2 में जब करोगे तो pKa तो कैंसिल हो जाएगा, और ये एक में आया था लॉग 25/75, एक में लॉग 75/25, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्त? नहीं समझे तो करो इसको जल्दी से, आंसर बताओ फिर जाओ आप लोग। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वालों कोई डाउट जल्दी पूछ लो, अब जब पूछा करें तो बता दिया करो, जल्दी कर लो भैया इसको। तो जब वो 75% ब्लू है तो उस टाइम कंसंट्रेशन आपको समझ में आ रहा है क्या है? टू लॉग 3 बफर रेंज के अंदर आ रहा है ना, वो 1/10 से 10 के बीच में आ रहा है, बफर ही तो बन रहा है वो 1/10 से 10 के बीच में। इंडिकेटर का फंक्शन उसी बीच में लेते हैं ना। तो पहले लिखोगे pH1 इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ 25/75, और फिर लिखोगे pH2 इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ 75/25। दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ले लोगे तो क्या आएगा, 2 log 3 आंसर आ जाएगा। आंसर इसका 2 log 3 है। ठीक है, ऑनलाइन वालों हम इसको बंद कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। हाँ तुम लोग ऑफलाइन वालों डाउट पूछना जल्दी पूछ लो, 2 log 3 हो जाएगा। ठीक है भैया।